सो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स। एंड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक डिस्टरबेंस आपको मिल सकता है, वो है बैकग्राउंड नॉइस का, क्योंकि पूजा चल रहा है, आपको भी पता है। तो मंदिरों में थोड़ा गाना वाना चल रहा है अभी, तो मैं कोशिश करूंगा नॉइस रिड्यूस करने की, बट थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है। वीडियो लेट आएंगे तो भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इससे अच्छा है टाइम पे वीडियो रखते हैं। थोड़ा बहुत नॉइज आ सकता है, बस इस लेक्चर में आएगा, आगे से नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। बेसिक लेक्चर रहने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें क्वेश्चंस वगैरह भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वेरिएबल्स हो गया, क्या क्या चीजें वेरिएबल्स में इंपॉर्टेंट है, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, रूल्स क्या क्या है, फिर उसके बाद यूज केसेस से हम समझेंगे डेफिनेटली। बहुत ज्यादा हम लोग थ्योरी वाइज नहीं जाएंगे। एंड उसके बाद जावास्क्रिप्ट में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे कि डायनामिकली टाइप लैंग्वेज और फॉर गिविंग लैंग्वेज हम लोग क्यों कहते हैं इसे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत बेसिक आपको लग सकता है अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 2x पे देख लो। एंड जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनको तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्ट है उनके लिए। एंड एक एक चीजें क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी, इसकी गारंटी मेरी है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा जो भी आपका डाउट है मैं क्लियर कर दूं आपका। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक पेन ले लेते हैं हम, क्लियर दिखेगा इससे, आई होप सो। कंट्रोल जेड नहीं होता है क्या? वेट, तो इरेजर कहाँ से ला सकते हैं हम? अच्छा ये रहा इरेजर, ठीक है। पहली बार मैं इसका ये पेन वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक एक चीज़ इन्होंने बोला है कि कंप्लीट करवाना, तो ये तो ऑब्वियसली होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है कि एक भैया ने कहा है कि यहाँ पे थ्रॉटलिंग वगैरह, डिबाउंसिंग, अप्लाई, बाइंड, कॉल, प्रोटोटाइप, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने सीक्वेंस में डाल रखी है। तो डेफिनेटली आपको मिलेगा यहाँ पे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि यहाँ पे मिस हो रही होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो डेफिनेटली आप इस तरह के कमेंट किया करो, क्योंकि अगर कुछ मेरे से मिस हो जाता है अपने सीक्वेंस में तो मैं आपके इस तरह के कमेंट जरूर पढ़ता हूँ और मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ। बाकी यहाँ पे एक जो मुझे क्वेश्चन लगा कि जावा स्क्रिप्ट के साथ डीएसए रहेगा सर इसमें, तो जावा स्क्रिप्ट के साथ डेफिनेटली इसमें डीएसए मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं रीजन बता देता हूँ। एक तो डीएसए का आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि जावा स्क्रिप्ट के साथ डीएसए कर लो, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जावा स्क्रिप्ट के साथ ही डीएसए करो। मैं आपको बताता हूँ अभी चल क्या रहा है बेसिकली। तो देखो जावा स्क्रिप्ट में सबसे पहली बात तो खुद में इतना बड़ा है जावा स्क्रिप्ट, एंड इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और बड़े लेंदी टॉपिक्स इसमें हैं कि आपके उसमें ही बहुत तगड़े लेवल के इंटरव्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड ये आप खुद देखना कि कोर्स कितने लंबे लंबे लेक्चर्स आएंगे और कितना लंबा चलेगा। अब इसमें अगर मैं डीएसए भी ऐड कर दूं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, और डीएसए के लिए मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपको एक्चुअली में डीएसए करना है और अच्छी कंपनी में प्लेस होना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सी प्लस प्लस से करो। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, सी एक कोर लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस भी आपका एक कोर लैंग्वेज है, लेकिन सी में आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं होता है, सी प्लस प्लस में आपका होता है। तो सी में करना ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आप इंक्लूड करो तो ज्यादा बढ़िया है, इसलिए आप सी प्लस प्लस यूज करो। अब जावा स्क्रिप्ट में इसलिए रिकमेंड नहीं करूँ क्योंकि जब आप सी या सी प्लस प्लस में आप डीएसए करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जावा स्क्रिप्ट में तो ऑलरेडी काफी सारी चीजें बनी बनाई है, तो उतना ज्यादा आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी। मतलब क्लियरिटी तो रहेगी, आप बहुत ईजी वे में यहाँ पे डीएसए कर लोगे, बट जो एक कोर कॉन्सेप्ट होता है ना क्लियर डीएसए का, वो आपको सी या सी प्लस प्लस में मिलेगा। मैं जावा स्क्रिप्ट में भी लाऊंगा डेफिनेटली, बट अभी इस सीरीज में नहीं आएगा, पूरा का पूरा जावा स्क्रिप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो इतना मैंने बता दिया, जो भी आपका डाउट वगैरह था आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जावा स्क्रिप्ट में सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो कंसोल इन जावा स्क्रिप्ट, और सीक्वेंस में है तो सेटअप्स वगैरह मैंने बता दिया है, तो वो आप डेफिनेटली देख लेना। तो कंसोल इन जावा स्क्रिप्ट, अब कंसोल क्या करता है, तो कंसोल हमारा यहाँ पे लॉग करने का काम करता है या प्रिंट करने का काम करता है बेसिकली। आप अगर यहाँ पे जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, अगर आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और पैरेंथेसिस यूज करते हो, इसे हम पैरेंथेसिस बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यह ध्यान रखना, ठीक है। आप नॉर्मल ब्रैकेट भी बोल सकते हो, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रेसेस, बिग ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक नेम होता है, इसे हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। नहीं बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलते हैं पैरेंथेसिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग, आपको अगर कोई मैसेज कंसोल कराना है, प्रिंट कराना है अपने स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर कोई मैसेज लिख दोगे। लेकिन मैसेज लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आप मैसेज लिख रहे हो यहाँ पे माई नेम इज, यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो, माई नेम इज, यहाँ पे आपने एम लिख दिया। तो अब ये डायरेक्ट मैसेज आप यहाँ पे डालोगे तो आपको कुछ एरर मिलेगा, ये बताएगा कि माई नेम इज या कुछ ऐसा डिफाइंड नहीं है आपका, तो ये इसलिए बताएगा क्योंकि आपने यहाँ पे डबल कोट या सिंगल कोट ऐड नहीं कर रखा होगा। तो डबल कोट ऐड करना क्यों जरूरी है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पे ध्यान रखो, कोई भी मैसेज अगर कंसोल कराना है आपको ना, तो आपको मैसेज तो डेफिनेटली यहाँ लिखना ही है, साथ ही साथ डबल कोट या फिर सिंगल कोट, इस तरीके से। माई नेम इज, इसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। माई नेम इज MKL में यहाँ पे लिखता हूँ, तो सिंगल कोट में या फिर डबल कोट में आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर कोई मैसेज अगर देना है तो दे सकते हो, या फिर आपने कुछ प्रोग्राम बनाए या आउटपुट शो करना है आपको, तो कंसोल डॉट लॉग के जरिए आप आउटपुट दिखा सकते हो। डेफिनेटली आप कुछ प्रोग्राम बनाओगे तो आप चाहोगे ना आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिख रहा हो, आपने जो भी इनपुट वगैरह डाला है, जो भी प्रोग्राम बनाया उसका आउटपुट आपको कुछ मिल रहा हो, ताकि आपको भी क्लियरिटी हो कि हाँ ये प्रोग्राम रन कर रहा है।
तो आउटपुट अगर आपको देखना है, कुछ मैसेज प्रिंट कराना है, लॉग कराना है, तो हम लोग यूज करते हैं console.log का। ठीक है, तो प्रैक्टिकली करके चलो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्रोम पे आ जाते हैं, एंड क्रोम पे मैंने आपको बताया था कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे आएंगे, एंड यहाँ पे आपको इस तरीके से कंसोल में आ जाना है। मैसेज वगैरह यहाँ पे से आप क्लियर कर सकते हो। थोड़ा मैं जूम कर दूं क्या, ताकि आपको क्लियर दिख पाइए। देखो अब क्लियर दिखेगा आपको यहाँ पे। तो कंसोल, और एक मिनट, console.log में यहाँ पे लिखता हूँ, और मैं लिखता हूँ हेलो। इस तरीके से मैंने लिखा, पैरेंथेसिस क्लोज किया। अब यहाँ पे आपको सेमी कोलोन आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सेमी कोलोन करता क्या है। जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप यूज करते हो कोई लाइन कंप्लीट होने के बाद, या फिर हिंदी में आप पूर्ण विराम यूज करते हो कोई लाइन या सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद, तो उसी तरह से यहाँ पे यूज केस होता है सेमी कोलोन का। ये बताता है कि आपका एक चंक ऑफ जो स्टेटमेंट है, आपका ये कोड है, वो कंप्लीट हो चुका है, वो डिनोट करता है ये। एंड जैसे ही आपने सेमी कोलोन लगा दिया, उसके बाद आपका ये दूसरा लाइन हो गया। हालांकि आपने दूसरे लाइन में लिखा नहीं है, बट ये आपका दूसरा लाइन का कोड जा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो, सेमी कोलोन लगा के आप बता सकते हो कि आपका कोड वहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो मैंने क्या किया, console.log हेलो। अब मैं इंटर करूंगा, तो यहाँ पे आपको देखो हेलो प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। अब बिगिनर्स को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि हमने खुद हेलो लिखा है, हमें खुद यहाँ पे हेलो लिखा हुआ मिल रहा है, क्या कोई यूज केस कुछ समझ नहीं आया। हमने हेलो लिख दिया, यहाँ पे भी वही सेम चीज हेलो आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। मैं मानता हूँ कि बिगिनर्स को ऐसा लगता है, मेरे माइंड में भी पहले ऐसा आता था। ठीक है, और इसके नीचे अनडिफाइंड लिखा हुआ क्या आ रहा है, इसके बारे में भी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से हम कंसोल का काम करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि आप सिर्फ ब्राउजर में काम नहीं कर सकते, आप वीएस कोड में भी अपना प्रॉपर्ली करा सकते हो। मैंने आपको प्रॉपर सेटअप करके दिखाया था। एक बार मैं आपको और लिंक करके दिखा देता हूँ। बेसिकली हम लोग ना वेबसाइट के साथ लिंक करते हुए चलेंगे। मतलब क्या, मतलब ये कि मैं एपिक पेन भी ओपन कर लूंगा यहाँ पे, ताकि आपको साथ साथ यहाँ पे भी समझाता चलूँ। तो होने देते हैं एपिक पेन ओपन, और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे होना क्या है, बेसिकली हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब HTML लिखते हैं, HTML का कोड लिखते हैं, तो HTML आपका डायरेक्ट ब्राउजर के साथ लिंक रहता है। ये हम सभी लोग जानते हैं, या नहीं जानते हो तो अभी जान लो। HTML हमारा एक स्केलेटन क्रिएट करता है जो भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। CSS से हम डिजाइन करते हैं, और जावास्क्रिप्ट हमारा ब्रेन होता है जो कि हम लोग सीख रहे हैं इसमें। तो HTML आपका डायरेक्ट ब्राउजर से लिंक रहता है, क्योंकि बेसिकली हम लोग HTML से ही स्केलेटन क्रिएट करते हैं। तो अब क्योंकि HTML डायरेक्ट ब्राउजर के साथ लिंक रहता है, और अगर हम लोग HTML में अपना JS फाइल लिंक कर दे, तो डेफिनेटली आप बोलोगे इनडायरेक्टली जावास्क्रिप्ट भी हमारा ब्राउजर के साथ लिंक हो गया। HTML तो लिंक है ही ना ब्राउजर के साथ। अगर HTML में हम लोग JS लिंक कर दे, तो ये भी ब्राउजर के साथ लिंक हो जाएगा। इस बात से आप एग्री करते हो ऑब्वियसली। तो हम यही सेम काम यहाँ पे करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम डेफिनेटली फाइल बनाएंगे एक index.html। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन लास्ट में ये जो .html है, ये आपको देना है अगर आप HTML फाइल बना रहे हो तो। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये समझते हुए अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको आगे अच्छा रहता है। लाइक मैंने अगर यहाँ पे लिखा index.html, तो ये जो .html है ना यहाँ पे, इसे हम लोग बोलते हैं अपना एक्सटेंशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। ये आपका बता रहा होता है कि आपका किस तरह का फाइल है, एंड उस फाइल में आप क्या काम कर रहे हो, एंड कैसे उसको रन कराना है। यही मेन चीज है एक्सटेंशन, जो आपका बताता है। अब आपको यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट अगर रन कराना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो index.js। अब जरूरी है कि इंडेक्स लिखे नहीं, program.js, javascript.js कुछ भी लिख सकते हो। ये जो .js एक्सटेंशन है, .html एक्सटेंशन है, ये आपका मेन है। यही आपका बता रहा है कि इसके अंदर हम लोग HTML का कोड लिख रखा है। अगर इसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग .js वाला जो हमने फाइल बनाया, एक्सटेंशन फाइल यहाँ पे जो भी हमने बनाया है, उसके अंदर अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, तो डेफिनेटली प्रॉपरली रन करेगा वो यहाँ पे। तो ये एक्सटेंशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से .c, .cpp। ठीक है, अगर आपको पाइथन लिखना है तो .py, जावा लिखना है तो .java। इस तरीके से हम लोग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड से हो तो आपको पता होगा, नहीं तो अभी आपको पता चल गया। सी डिनोट करता है, सी लैंग्वेज, CPP आपका हो गया, C++, पाइथन, जावा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट। HTML अगर यूज करना है तो .html। तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, इसे क्लोज करते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा HTML में नहीं जाना, आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। आपको सजेशन मिल जाएंगे, आपको इंटर करना है, या फिर ये जो आपको दिख रहा है ना पहला वाला, इस पर क्लिक कर देना है। तो आपका HTML का जो बॉयलर प्लेट कोड है, वो यहाँ पे आपका लिख के आ गया। बॉयलर प्लेट कोड बेसिकली वैसा कोड जिसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये कोड आपको लिखना ही पड़ता है। एंड आपका एक एक्सक्लेमेशन मार्क से पूरा का पूरा लिख के आ गया। ये तो और फायदेमंद है, आपको नहीं लिखना पड़ा। ठीक है, तो हम इसके अंदर स्क्रिप्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसको लाइव करने के लिए मैंने आपके लिए एक एक्सटेंशन डाउनलोड करवाया था, लाइव सर्वर का, आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पे आप गो लाइव करते हैं, तो ये हमारा ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। देखो ब्राउजर पे ओपन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली दिखना भी नहीं चाहिए। हमने यहाँ पे कुछ लिख नहीं रखा है। मैंने यहाँ पे लिखा है H1 टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड, हेलो MCL में लिखता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका लिखा हुआ आ गया। बट क्या हमें HTML सीखना है, नहीं, हमें तो जावास्क्रिप्ट लिंक करके देखना है। तो यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करेंगे,
और यहाँ पे कंसोल में आ जाएंगे। अभी तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, हमने कुछ किया भी नहीं है, जावास्क्रिप्ट लिंक भी नहीं किया ऑब्वियसली। तो हम आते हैं जावास्क्रिप्ट लिंक करते हैं। कैसे लिंक करेंगे? तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ program.js, या वेरिएबल्स वगैरह हम लोग इसमें मेनली सीखने वाले हैं, तो variables.js, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल वाला हमारा फाइल है, अगर इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखे console.log हेलो, तो क्या आपको यहाँ पे दिखेगा? तो डेफिनेटली आप बोलोगे हमें तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने HTML से लिंक नहीं किया है। ब्राउजर के साथ आपका कौन लिंक है? HTML। एंड अगर आपको जावास्क्रिप्ट लिंक करना है ब्राउजर के साथ, तो आपको HTML के साथ जावास्क्रिप्ट को लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडेक्स में आएंगे एंड ये बॉडी, ये जो आपका बॉडी टैग है, बॉडी ओपनिंग क्लोजिंग टैग, ये बॉडी यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, वहाँ पे आपको जस्ट नीचे में यहाँ पे आपको लिखना है स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट SRC वाला आपको यहाँ पे एक सजेशन मिल रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड SRC के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है आपका, उसका पाथ डाल देना है। लाइक आपका जावास्क्रिप्ट वाला फाइल आपका variable.js, इसका पाथ यहाँ पे क्या होगा, किसी फोल्डर के अंदर ये नहीं रखा हुआ है, बाहर में ही रखा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ आप वेरिएबल लिखोगे ना, आपको सजेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे variable.js पे, तो ये अब आपका लिंक हो गया। अच्छा, क्या अब हमें यहाँ पे कंसोल में हेलो दिख रहा होगा? देखो यहाँ पे अब आपको दिख रहा है। तो अब जो भी काम हम देखो, ब्राउजर में तो हम जो यहाँ पे काम लिख कर रहे होते थे, कंसोल वगैरह कुछ भी, एक बार रिफ्रेश किया हमने, और हमारा सारा का सारा कोड उड़ गया। बट हमें तो चाहिए ना, हम अगर बिगनर हैं तो हमें प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो कोड हम लिखते जाए वो हमारा सेव भी होता रहे, ताकि हम रिवाइज कर पाएं वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लिख सकते हो, एंड यहाँ पे जो भी आप कोड लिखोगे आप प्रॉपर्ली साथ साथ लिखते भी जाओ। हालांकि कोड आपको मिल जाएगा, बट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप खुद से सारी चीज़ें बनाओ, ज़्यादा बेटर होती है। तो यहाँ पे सारा का सारा कोड हम लिखते जाएंगे, एंड ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे सारी सेटिंग्स आपको पहले वीडियो में बता रखी थी, सेव वाली सारी चीज़ें, तो ये आपका सेव भी होता जाएगा। तो अब आपका कोड उड़ने का कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको यहाँ पे कंसोल में दिख रहा होगा। और साथ ही साथ मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, यहाँ पे Ctrl+Shift+P आप इंटर करोगे। मैंने आपसे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाया था kayoka.js, तो यहाँ पे आपको कयोका सर्च करना है, और स्टार्ट ऑन करंट फाइल आप ढूंढ लेना, यहीं पे कहीं पे होगा आपका स्टार्ट ऑन करंट फाइल। मैं इसे यूज़ करता हूँ तो इसलिए टॉप पे आ रहा है। तो स्टार्ट ऑन करंट फाइल पे जैसे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे आपका देखो कयोका रन हो गया। अब कयोका रन हो गया, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे आपका लिखता जाऊंगा, आपको बगल में यहाँ पे आउटपुट भी दिखता जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना हेलो आउटपुट, यहाँ पे आप भी आपको दिख रहा है। तो जैसे जैसे मैं अब यहाँ पे प्रोग्राम बनाता जाऊंगा, console.log 5+5, तो यहाँ पे देखो 10 दिख रहा है, और साथ ही साथ हमें ब्राउजर में भी दिख रहा होगा। तो अब बार बार हमें प्रोग्राम रन कराने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे प्रोग्राम करते जाएंगे और वहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन होता जाएगा। तो इतनी चीजें अगर आपको क्लियर है, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रॉपर प्रोग्राम हम अपना लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, तो कंसोल आपको समझ में आ गया। कंसोल से क्या करते हैं, बेसिकली हम प्रिंट करा रहे होते हैं कोई भी चीज़। तो यहाँ पे हम वापस से आ जाते हैं अपने फाइल में, एंड यहाँ पे आप पढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे और पढ़ते भी हैं आगे ठीक है। तो कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, अब कमेंट्स क्या होता है? तो पार्ट ऑफ कोड विच आर नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट, मतलब हमें कुछ भी समझ नहीं आया, ठीक है। देखो मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे आपने लिखा है console.log हेलो, यहाँ पे आपने लिखा है console.log 5+5। अब आप कोड अगर बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पे तो हमने 2 लाइन का कोड लिखा है, बट अब अगर बहुत ज़्यादा कोड लिख रहे हो एंड आपने कुछ ब्लॉक ऑफ कोड को लिखा है प्लस करने के लिए, तो आपको याद भी रहना चाहिए ना कि हमने यहाँ पे कुछ प्लस करने के लिए कोड लिखा है। तो आप कोड के बीच में ही कुछ ऐसा अपना रेफरेंस के लिए डालना चाहोगे कि ये वाला लाइन आपका प्लस करने का काम करता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो आपका प्रिंट करने का काम करता है, प्रिंट करने का काम करता है आउटपुट को, आपके आउटपुट को प्रिंट कराता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये लिखा, तो आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा एरर आ गया, ठीक है। ये रन नहीं हुआ, यहाँ पे आपका एरर आ गया, कुछ ये एरर दे रहा है, फेल टू इंस्ट्रूमेंट, क्या लिख दिया इसने, इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल.js, ठीक है, console.log, ये सब क्या लिख रखा है आपने। ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट हो नहीं पा रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने प्रॉपर यहाँ पे सिंटैक्स फॉलो नहीं किया है। हालांकि मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रेफरेंस के लिए रखूँ, तो मैं चाहूंगा कि कोड में तो रहे बट एग्जीक्यूट ना हो, तो मैं इसे कमेंट कर सकता हूँ। कमेंट कैसे करूंगा, तो स्टार्टिंग में आपको आना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको स्लैश जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के पे या शिफ्ट के बगल में, वो यहाँ पे आपको ये 2 स्लैशेस लगा देना है। तो अभी आपका कमेंट हो गया, अभी आपको एरर नहीं देगा। और कमेंट का मतलब होता है कि ऐसा लाइन, ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो कि आप अपने रेफरेंस के लिए रखना चाह रहे हो, वो आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। इसको अनकमेंट कैसे करना है, तो अनकमेंट करने के लिए आप वापस इसे हटा दो, तो ये एग्जीक्यूट होने लगेगा ना, क्योंकि एग्जीक्यूट होने लगा तो एरर भी देगा आपको। तो इसे अगर कमेंट करना है तो अब स्टार्टिंग में आके 2 स्लैशेस लगा दो, या फिर एक शॉर्टकट में आपको बताता हूँ, यहाँ पे इस लाइन पे आपको कहीं भी क्लिक कर लेना है, कहीं पे भी क्लिक करके इस लाइन पे कहीं आगे पीछे कहीं भी करो, कंट्रोल/ इंटर करना है आपको। कंट्रोल/ आप इंटर करोगे, ये आपका कमेंट हो गया। कंट्रोल/ आप वापस से इंटर करोगे, ये आपका अनकमेंट हो गया, ठीक है। अब लाइक मुझे console.log 5+5 को भी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कराना है, मैं कमेंट करना चाहता हूँ इसे, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल/ इंटर करूंगा, कमेंट हो गया। देखो यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है कि आपको नहीं मिल रहा है, ये डेफिनेटली आपका कमेंट हो चुका है।
तो इस तरीके से हम हमारा यहाँ पे काम कर सकते हैं। एंड बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा ज़्यादा आ रहा है क्या? मे बी इन्होंने थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दिया है, ठीक है, मतलब अलग कुछ से कुछ करते रहते हैं लोग, तो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और तेज बोलता हूँ, तो इस वीडियो के लिए बस थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे आपका ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, कमेंट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे दो तरह के बेसिकली कमेंट होते हैं, आपके सिंगल लाइन कमेंट होते हैं एंड मल्टीपल लाइन कमेंट होते हैं। ये जो हमने कमेंट किया ना, एक एक लाइन, लाइक ये लाइन हमने कमेंट करने के लिए इस लाइन के आगे ये लगाया, फिर अगर हम लोग ये लाइन कमेंट करना चाहते हैं तो इस लाइन के आगे हम लोग दो स्लैश लगा देंगे। तो इसे हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट, एक लाइन को एक बारी में कमेंट करना। अगर हम मल्टीपल लाइन को एक साथ कमेंट करना चाहते हैं तो लाइक हमने यहाँ पे लिखा है कुछ कंसोल डॉट लॉग, ठीक लिखा है ना हमने, हेलो यहाँ पे वापस से लिख देते हैं, या एमकेएल हमने वापस से लिख दिया, तो इसको हम यहाँ पे रेप्लीकेट करते हैं। अच्छा, रेप्लीकेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो अगर आप न्यू यूजर हो तो एल्ट शिफ्ट एंड डाउन आप प्रेस करोगे ना, एल्ट शिफ्ट एंड डाउन, तो आपका ये रेप्लीकेट होता जाएगा कुछ इस तरीके से। मैंने शॉर्टकट चेंज कर रखा है, मैंने कंट्रोल डी कर रखा है, तो थोड़ा आसानी होता है। एल्ट शिफ्ट एंड डाउन के लिए, डाउन एरो के लिए आपको दो हाथों का यूज करना पड़ता है, कंट्रोल डी के लिए आप एक हाथों से कर सकते हो। तो शॉर्टकट वगैरह आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे से आके, यहाँ पे आप आओगे कीबोर्ड शॉर्टकट में एंड आप सर्च कर लेना एल्ट शिफ्ट एंड डाउन। जैसे मेरा कंट्रोल प्लस डी है, तो मैं कंट्रोल डी सर्च करूंगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कॉपी लाइन डाउन। तो बेसिकली आप कॉपी लाइन डाउन सर्च करना, कॉपी लाइन डाउन, तो आपको कॉपी लाइन डाउन में यहाँ पे एल्ट शिफ्ट एंड डी वाला मिल रहा होगा शॉर्टकट, आप यहाँ पे डबल क्लिक करना और कंट्रोल डी आप यहाँ पे सेट कर लेना, इस तरीके से इंटर कर देना और आपका ये हो जाएगा। तो आप रेप्लीकेट अब कर पाओगे कंट्रोल डी से, तो मैंने इसे रेप्लीकेट कर दिया। अब मान लो मैं मल्टीपल लाइन को एक साथ कमेंट करना चाहता हूँ, तो तरीका तो आपके पास ये भी है कि आप सिंगल यहाँ पे मल्टीपल इस तरह से सिलेक्ट कर लो एंड कंट्रोल स्लैश इंटर करो, तो आपका ये सारा एक साथ कमेंट हो गया। लेकिन फिर भी अभी ये सिंगल लाइन कमेंट ही है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये लाइन एक बारी में कमेंट हुआ है, ये लाइन एक बारी में। अगर मैं चाहूँ तो एक लाइन को इस तरह से अनकमेंट भी कर सकता हूँ। तो ये तो हो गया सिंगल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है आपके पास। यहाँ पे स्लैश स्टार आप प्रेस करोगे, देखो ये पूरा का पूरा कमेंट हो गया, लेकिन कहाँ तक ये भी बताना है, अदरवाइज तो पूरा कोड ही कमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ तक कमेंट करना है, तो यहाँ पे हमें कमेंट को क्लोज कर देना है। तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये कमेंट हो गया। ये थोड़ा नीट एंड क्लीन लगता है मल्टीपल लाइन कमेंट, अगर मल्टीपल लाइन्स को आपको कमेंट करना है तो थोड़ा नीटनेस के लिए हम यूज करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट करना है तब तो ये वाला बढ़िया है, मल्टीपल लाइन कमेंट करना है तो बार बार स्लैश 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 लगाने से बढ़िया है आप इस तरीके से स्लैश स्टार लगा दो एंड जहां पे आपको कमेंट एंड करना है यहाँ पे आप इस तरीके से कर लो। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट एंड इसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। तो समझ में आ गया आपको, डेफिनेटली आपको कंसोल समझ में आ गया कि कंसोल क्या करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंसोल हमारा प्रिंट करता है आउटपुट को स्क्रीन पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सिंगल लाइन कमेंट कर लिया, पढ़ लिया, ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आपको मल्टीपल लाइन बता देता हूँ, इस तरीके से आप मल्टीपल लाइन यहाँ पे लिख सकते हो, ये हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट है, ठीक है। इसको क्लोज करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो एंड फॉर्मेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कंट्रोल एस आप प्रेस करोगे तो आपका ये सेव होकर फॉर्मेट भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कुछ एरर आ गया यहाँ पे, क्या एरर आ गया, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे सिंटैक्स मैंने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, ठीक है। तो कंट्रोल एस आप प्रेस करोगे ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने फॉर्मेट ऑन सेव सेटिंग यूज़ कर रखा है, तो आपने देखा होगा, शायद नहीं देखा है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हो, तो ये थोड़ा ब्यूटीफाई हो जाएगा। अभी आपको पता नहीं चला बट आगे पता चलेगा। तो ये आपने पढ़ लिया सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, लाइक अगर आपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है, बहुत सारी चीज़ें, तो देखो मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये आगे नहीं जा रहा है, ठीक है। आपका कुछ इस तरीके से अभी आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ रहा होगा इस तरीके से। तो आप चाहते हो कि आपका ऐसा स्क्रॉल ना करना पड़े, आपका एक ही स्क्रीन पे सारी चीज़ें आ जाए, तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं बेसिकली, मैं भूल गया ठीक है, ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती है। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट सर्च करता हूँ, यहाँ पे एल्ट प्लस जेड, तो इसे क्या कहते हैं, टॉगल साइज टू कंटेंट विद, ठीक है। वर्ड रैप, हाँ बेसिकली वर्ड रैप, ये मैं भूल गया था। तो वर्ड रैप इससे हम कर सकते हैं एल्ट प्लस जेड से। तो ये शॉर्टकट से आप, ये आपके में भी सेट होगा, चेंज करने की जरूरत नहीं है, वर्ड रैप एल्ट और जेड से। तो एल्ट जेड आपका बाय डिफॉल्ट आपका ये इस तरीके से आ रहा होगा, आप एल्ट जेड प्रेस करना तो आपका ये इस तरीके से आ जाएगा। और बाय डिफॉल्ट वर्ड रैप भी आप ऑन कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज़ें भी मैं एक बारी बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे जितनी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, अभी आपका काम चल रहा होगा प्रॉपरली। तो ये हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं क्या, डेफिनेटली। कंसोल सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना मेन पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा वेरिएबल। किधर गया, ये रहा, ठीक है। वेरिएबल में आ जाते हैं। अब वेरिएबल क्या होता है हमारा, तो आगे बढ़ेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे वेरिएबल में, और कुछ हमने यहाँ पे कर रखा था क्या, नहीं, टाइप्स ऑफ कमेंट, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है हमारा,
वेरिएबल को आप इस तरीके से समझ सकते हो ना, आपके घर में बहुत सारे डब्बे होंगे। डेफिनेटली डब्बे तो होंगे ही, किचन में डब्बे तो काफ़ी सारे होंगे। तो आप एक स्पेसिफिक डब्बे में स्पेसिफिक सामान रखना पसंद करते हो। सामान क्या होता है? सामान रखना पसंद करते हो। लाइक आप चीनी के डब्बे में चीनी रख रहे हो, नमक के डब्बे में नमक रख रहे हो, तो कुछ स्पेसिफिक डब्बे होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैं तो किसी भी डब्बे में कुछ भी रख देता हूँ, ठीक है, वो भी होता है, किसी भी डब्बे में कुछ भी रख सकते हो, एंड ये जावास्क्रिप्ट भी करता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वेरिएबल आपका क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जो कि कुछ डेटा होल्ड करता है। अभी हमने डेटा कहीं होल्ड कराया था क्या? नहीं, हम डायरेक्ट प्रिंट कर रहे थे, हमें जो मैसेज प्रिंट करना था हम डायरेक्ट प्रिंट कर दे रहे थे कंसोल डॉट लॉग से। लेकिन वही सेम मैसेज अगर हमें कहीं स्टोर करके रखना है तो हम कहाँ स्टोर करके रख सकते हैं? तो आप सोचोगे कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हमारे पास कंटेनर, बाल्टी, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर हम स्टोर कर पाए। तो वो होता है हमारा वेरिएबल्स, जिसके अंदर हम लोग कुछ डेटा होल्ड कर सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। इट इज यूज टू स्टोर डेटा दैट कैन बी यूज एंड मैनिपुलेट थ्रू आउट द प्रोग्राम। उसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और मैनिपुलेट करा सकते हैं। ठीक है, इसको बढ़िया से समझने के लिए बेसिकली हमारा पेन तो ओपन नहीं है, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि आप पहले कंप्यूटर से समझना चाहो तो ठीक है, या फिर मैं आपको रियल लाइफ एक एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक आपके पास यहाँ पे 4 डब्बे हैं, ठीक है, एक डब्बा यहाँ पे, 2 डब्बा यहाँ पे और तीसरा डब्बा और चौथा डब्बा। ठीक है, आपने किचन में अगर देखा हो तो एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत कंफ्यूज मत करना इससे, अरे सर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम तो ऐसा करते हैं। एक जनरल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ बेसिकली, फिर मैं कंप्यूटर में भी आपको लेके चलूंगा। तो यहाँ पे हमारा मान लो ये डब्बा है चीनी का, तो हमने इस पे नाम रखा है चीनी का। मेरी मम्मी तो लिख के रखती है कि चीनी का डब्बा ये है, तो चीनी मतलब फिर तो याद हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप लिख के रखते हो, सेम डब्बे हैं आपके पास सारे, सेम टाइप के डब्बे दिखने वाले हैं आपके पास सारे, तो आप बेसिकली मार्कर से लिख के रखते हो। तो चीनी हमने लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया नमक, यहाँ पे हमने लिख दिया हल्दी, ठीक है, एंड यहाँ पे हमने लिख दिया जीरा। तो ये जो है चीनी, ये जो नाम है हमारा, ठीक है, ये जो डब्बा है हमारा, ये आपका है वेरिएबल। अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें तो ये है वेरिएबल, और इसके अंदर जो आपने एक्चुअली में चीनी जो भी यहाँ पे आपने रख रखा है ना, वो है आपका वैल्यू। फिर उसी की तरह यहाँ पे नमक का जो आपका डब्बा है और ये जो नाम है आपका, ये है आपका बेसिकली वेरिएबल, और इसके अंदर जो भी आपने लिख रखा है वो है आपका वैल्यू। तो ये हो गया आपका वेरिएबल, ये हो गया आपका वेरिएबल नेम, एंड इसके अंदर आपने जो भी हल्दी डाल रखा है वो है आपका वैल्यू। सिमिलरली ये भी, तो कंप्यूटर में भी आपका कुछ इसी तरीके से होता है। आपने रैम रोम पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे भी आपका कुछ इसी तरीके से मेमोरी लोकेशन बनता है। लाइक आपने एक वेरिएबल बनाया, एक वेरिएबल का नाम दिया आपने अल्फा, तो एक यहाँ पे डब्बा बन गया, एक यहाँ पे आपका मेमोरी रिजर्व हो गया कंप्यूटर में, और उसका नाम मिल गया उसे अल्फा। अब इस अल्फा के अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, आप 1 2 3 4 रखो, 5 6 रखो, या फिर आप कुछ स्ट्रिंग वैल्यू रखो, लाइक किसी का नाम रख दो, अल्फा बीटा गामा सीता राम मोहन, कुछ भी रख दो इसके अंदर। तो अब ये आपका एक वेरिएबल बन गया, एक कंटेनर बन गया, अब इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपने स्टार्टिंग में तो राम रखा, एंड आपने जब दोबारा रखा कुछ और रख दिया, आपने उसके अंदर नंबर रख दिया, तो राम निकल गया, नंबर आ गया, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे हमारा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है, ये हम काम करते हैं इसी तरीके से, बहुत बेसिक है, और इसको हम लोग तो बहुत खींचेंगे, हर जगह वेरिएबल का यूज़ है, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ ही जाएगा। मिट क्यों नहीं रहा है ये? अच्छा, इससे कहाँ ही मिटेगा। ठीक है, हम तो ये वाला पेन यूज़ कर रहे हैं ना, इसे हटा देते, कन्फ्यूजन आ रहा है, या रहने देते हैं इसे, ठीक। तो थिंक ऑफ ए वेरिएबल एज ए नेम्ड कंटेनर, ऐसा कंटेनर जिसका कि कुछ नाम हो, जैसे कि ये एक कंटेनर इसका नाम है ए, ये एक कंटेनर इसका नाम है बी, ये एक कंटेनर इसका नाम है बॉक्स वन। तो हम लोगों को अगर वेरिएबल को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? उसके नाम से। इन जावास्क्रिप्ट ए वेरिएबल कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ डेटा, किसी भी टाइप के डेटा को आप स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे लाइक ए वाला जो वेरिएबल हमने उसके अंदर कोई नंबर डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने नंबर डाल दिया। ये बी वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर हमने एक डेसिमल वैल्यू डाल दिया, फ्लोटिंग वैल्यू डाल दिया। एक ये जो बॉक्स वन वाला हमारा कंटेनर है, बेसिकली नाम है बॉक्स वन ए बी, ऐसा नहीं है कि ए हमने नाम दे दिया तो मतलब वो छोटा कंटेनर है, छोटा वैल्यू स्टोर करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नाम है बेसिकली, कितना बड़ा वैल्यू भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। बॉक्स वन, यहाँ पे बॉक्स वन में आपने यहाँ पे ए डाल दिया, बॉक्स टू में आपने पूरा का पूरा एक वर्ड डाल दिया मानस, देख रहे हो? तो इस तरीके से आप यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। अच्छा, इसको एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे बॉक्स वन को कॉल करोगे और यहाँ पे आपको बॉक्स वन का वैल्यू मिल जाएगा जो कि है ए। आप यहाँ पे बॉक्स टू को प्रिंट कराओगे और आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा माइनस। तो हम इसे करके देखेंगे अभी, डेफिनेटली प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो बेसिकली 3 स्टेज होता है वेरिएबल का। तो वेरिएबल तो आपको समझ में आ गया, एक नेम्ड कंटेनर है, एक ऐसा जगह है जिसका हम कुछ नाम देते हैं, और उस नाम के बेसिस पे हम उस जगह पे जाते हैं और कुछ उसके अंदर वैल्यू डालते हैं। हम नहीं जाते हैं बेसिकली, हम प्रोग्राम करके उसके अंदर वैल्यू डलवाते हैं, और फिर प्रोग्रामेटिकली हम उससे वैल्यू एक्सेस भी कर सकते हैं जो वैल्यू हमने उसके अंदर स्टोर करी है, ठीक है। तो 3 स्टेजेस होते हैं वेरिएबल के, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड यूज। अब ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में भी बता सकता था, बट ये नाम इंपॉर्टेंट है। आप प्रोग्रामिंग कहीं भी अगर आप जा रहे हो कॉलेजेस में, या कहीं इंटरव्यू ही आपका हो रहा है, तो आप इस तरीके से बोलते हो कि वेरिएबल में हम वैल्यू डाल देंगे, तो बढ़िया नहीं लगता है। आप बोलो कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे, एंड वैल्यू डालने के लिए बेसिकली आप बोल सकते हो कि हम उसे इनिशियलाइज कर देंगे, कुछ इस तरीके से। मैं आपको बताता हूँ कैसे, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है बस, और कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो देखो, हम वेरिएबल कैसे बना सकते हैं। हमारा एक डब्बा है मान लो, उस डब्बे का नाम हमें देना है नेम,
बेसिकली एक वेरिएबल है कंप्यूटर में, उस वेरिएबल जो बेसिकली वेरिएबल को आप कंटेनर की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो उस कंटेनर का नाम है नेम। तो ये हम बनाएंगे कैसे? तो बनाने के लिए आप एक कीवर्ड यूज कर सकते हो जिसका नाम है लेट। 3 कीवर्ड होते हैं, लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। यहाँ पे हम लेट यूज कर रहे हैं अभी, वेर कॉन्स्ट के बारे में भी देखेंगे। तो जब भी आपको वेरिएबल बनाना है आप लेट कीवर्ड का यूज कर सकते हो। ये लेट कीवर्ड जो है आप यहाँ पे लिखोगे लेट, एंड उसके बगल में एक स्पेस देके, ध्यान देना, एक स्पेस देके, ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे नेम, और सेमीकोलन आपका बताता है ऑब्वियसली कि आपका लाइन एंड हो चुका है। नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जावास्क्रिप्ट एक फॉरगिविंग लैंग्वेज है, डिस्कस करेंगे आगे उसके बारे में भी। तो लेट नेम हमने दिया, तो नेम नाम का आपका एक यहाँ पे क्या हो गया, कंटेनर बन गया। अच्छा, जैसे ही हमने लेट नेम लिखा अपने प्रोग्राम में, नेम नाम का कंटेनर बन गया। हाँ, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन। हमने क्या किया, अभी हमने उसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं डाला है, हमने एक कंटेनर बनाया, कंटेनर का नाम दे दिया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन। अब इस नेम नाम का जो अपना आपका कंटेनर है, उसके अंदर अगर हमने कुछ वैल्यू स्टोर करा दिया, लाइक नेम इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसमें हम जिसका कि यूज करते हैं हम लोग उसके अंदर वैल्यू डालने के लिए, असाइन कराने के लिए। देखते हैं अभी, तो यहाँ पे हमने लिखा अगर MKL, तो ये जो MKL वैल्यू है आपका किसमें आ गया, नेम नाम का जो कंटेनर था उसमें, दैट मीन्स इसके अंदर। तो इसके अंदर हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, असाइन कर दिया, तो इसे ही हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन मतलब कंटेनर बनाना, उसका नाम देना, आपने एक जगह एलोकेट कर दिया, उसको हम लोग बोलते हैं डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेशन कर दिया। उसके अंदर वैल्यू डाल देना मतलब हमने इनिशियलाइज करा दिया। फिर उसका हम लोग करते हैं यूज। तो यूज कैसे करेंगे, तो मान लो यहाँ पे आपने नेम के अंदर डाला MKL, जावास्क्रिप्ट, अल्फा, बीटा, कुछ भी आपने डाल दिया है, उसको आपको देखना है कि उस वेरिएबल के अंदर है क्या। तो कंसोल डॉट लॉग हमने किया, एंड यहाँ पे हमने डाला यहाँ पे इस तरीके से नेम। तो यहाँ पे नेम में क्या वैल्यू रख रखा था हमने, नेम में वैल्यू रख रखा था हमने MKL, तो यहाँ पे आपका बेसिकली MKL आ गया, और आपका प्रिंट क्या होगा यहाँ पे, डेफिनेटली MKL होगा। ये थोड़ा ज़्यादा ही नॉइज आ रहा है पीछे से, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। तो बंद, अरे बंद होगी, फिर चालू कर दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपका कंसोल डॉट लॉग, इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। प्रैक्टिकली देखते हैं अभी, तो बेसिकली आपको समझ में आ गया, 3 स्टेजेस होते हैं वेरिएबल के। डिक्लेरेशन, जहाँ पे हम लोग वेरिएबल करना बनाते हैं बेसिकली। इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल के अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं। यूज, उस वेरिएबल का हम लोग यूज करते हैं वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। तो डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं वापस, थोड़ा नीचे आएंगे इस तरीके से। तो लेट सपोज मुझे एक वेरिएबल बनाना है एज नाम का, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट एज, ठीक है, लेट एज। तो ये हमारा क्या हो गया, डिक्लेरेशन। हमने एज नाम का एक कंटेनर बना दिया। तो कंटेनर हमारा कैसा दिखेगा यहाँ पे, तो कंटेनर आपका कुछ इस तरीके का बन जाएगा, इस तरीके। अब एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है यार, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब कंप्यूटर में बेसिकली मैं आपको थोड़ी ना करके दिखाऊंगा, रैम वैम खोल के मैंने आपको दिखा दी, देखो इस तरीके का, आपको थोड़ी ना दिखने वाला है। तो बस एक समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए एक चौकोर सा डब्बा हम लोग बनाते हैं, एंड मैं बता रहा हूँ कि ये आपका एक वेरिएबल बन गया, एज नाम का कंटेनर बन गया। अब इसके अंदर आप कुछ कुछ भी डाल सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो कैसे डालेंगे, तो एज नाम का हमने जैसे ही यहाँ पे वेरिएबल बनाया, इस तरीके का आपका एक मेमोरी में क्रिएट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे जैसे ही मैंने एज इज इक्वल टू को हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर हमारा नेक्स्ट लेक्चर या उसके नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं कब आता है, ठीक है। ऑपरेटर पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी इक्वल टू को आप मान के चलो, असाइनमेंट ऑपरेटर ये हमारा होता है। ये क्या करता है, राइट वाले वैल्यू को लेफ्ट में असाइन कर देता है। राइट वाला जो हमारा वैल्यू है, लाइक हमने यहाँ पे लिखा एज 24, तो ये राइट में जो भी हमने लिखा ना 24, इसको असाइन कर देगा एज में। अब आप बोलोगे इक्वल टू मैथ में तो कुछ और होता है, इक्वल टू मतलब इक्वेट करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। इक्वल टू का मतलब है यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। ध्यान से समझते चलो, प्रोग्रामेटिकली जाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये जो 24 है यहाँ पे, 24 को हम असाइन कर दे रहे हैं किसमें, एज वाला जो वेरिएबल है हमारा। तो असाइन कर दे रहे हैं, दैट मीन्स 24 वैल्यू हम एज वाले वेरिएबल में डाल दे रहे हैं। तो अब जैसे ही हमने इनिशियलाइजेशन किया, यहाँ पे आपका जो एज वाला वेरिएबल है इसके अंदर आपका आ गया 24। अच्छा, तो हमने सबसे पहले क्या किया, डिक्लेयर किया, एंड डिक्लेयर करने के बाद हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली में एज में 24 है भी या नहीं, तो कंसोल करके, मैंने आपको बताया कंसोल से हम आउटपुट करा सकते हैं कोई भी चीज़। तो कंसोल डॉट लॉग, अब मैंने आपको बताया था ना डबल क्योट या फिर सिंगल क्योट आपको देना होता है, अब यहाँ पे नहीं देना होगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि जब भी आपको कोई फिक्स्ड स्टैटिक वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाना होता है ना, मैसेज वगैरह दिखाना होता है, स्ट्रिंग वगैरह, तो वहाँ पे आप डबल क्योट देते हो। लेकिन जब भी आपको वेरिएबल यूज करना होता है, तो वेरिएबल में आप डबल क्योट वगैरह नहीं लगाते हो। और जैसे ही आपने यहाँ पे डबल क्योट या फिर कोई सिंगल क्योट आपने नहीं लगाया, तो उसे वो वेरिएबल की तरह ट्रीट करता है। तो यहाँ पे आपका क्या प्रिंट होगा, आपका एज प्रिंट नहीं होगा। एज के अंदर जो वैल्यू है ना, एज के अंदर क्या वैल्यू है, एज तो बेसिकली आपका जगह का नाम है, जो कंटेनर है उसका नाम है। तो उस कंटेनर के अंदर क्या वैल्यू है, 24, तो वो प्रिंट होगा आपका। देखो यहाँ पे आपका 24 प्रिंट होकर आ रहा है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ऑब्वियसली दिख ही रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग, ऐसा जरूरी नहीं है कि वेरिएबल के अंदर नंबर ही रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया लेट नेम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको डबल कोट लगाना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हो ना, डबल कोट हम लोग स्टैटिक मैसेज के लिए लगाते हैं, वेरिएबल के लिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं। तो ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल और इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको कुछ तो यहाँ पे होना चाहिए ना। मानस कुमार लाल,
इन्होंने लगता है मेला ही लगा दिया पूरा यहाँ पे। तो मानस कुमार लाल, तो यहाँ पे नेम के अंदर आ गया मानस कुमार लाल। सिमिलरली इस तरीके से आपका एक कंटेनर बनेगा, कंटेनर के अंदर गया मानस कुमार लाल, और यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो, बेसिकली देख सकते हो आपका आउटपुट कंसोल करके CLG में लिखूंगा, मैंने बताया था आपको शॉर्टकट, आप यहाँ पे नेम लिखोगे तो नेम के अंदर आपका मानस कुमार लाल आ रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग? तो ये वाला वैल्यू आप जो डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करा रहे थे, अभी आपने क्या किया, अभी आपने उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया, और स्टोर कराने के बाद आपने उस वेरिएबल को यूज कर लिया। हो सकता है इसके अंदर कुछ और वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो आप वेरिएबल को यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या वैल्यू। यहाँ पे देखो मानस कुमार लाल आ रहा है, तो क्या हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं? हाँ, नेम के अंदर हम कुछ और भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने राम डाल दिया, तो अब मानस कुमार लाल उस डब्बे से निकल जाएगा। एक बार में एक ही वैल्यू डाला जा सकता है, ये याद रखना। तो मानस कुमार लाल उस डब्बे से निकल जाएगा, उस डब्बे में अब क्या चला गया, राम चला गया। तो हमारा क्या प्रिंट हो रहा होगा, राम प्रिंट हो रहा होगा। तो ये है हमारा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे वेरिएबल में, और समझेंगे किस किस तरीके से हम लोग वेरिएबल को और डिक्लेयर वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वापस आते हैं। तो डिक्लेरेशन जो हम कर रहे थे ना, डिक्लेरेशन अलग से, इनिशियलाइजेशन अलग से, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं। कैसे? कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पे लेट मैं यहाँ पे कुछ नाम जैसे कि दे देता हूँ, कुछ भी लेट अल्फ़ा, कुछ भी वेरिएबल दे देते हैं फिलहाल समझने के लिए। अल्फ़ा इज इक्वल टू कुछ कुछ भी यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। हम बार बार यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे थे, फिर इनिशियलाइज कर रहे थे, हमने डिक्लेयर भी कर दिया और साथ ही साथ असाइन भी कर दिया वैल्यू। तो इसी को कहते हैं डिक्लेरेशन भी हो गया हमारा, इनिशियलाइजेशन भी हो गया, एक साथ हमने कर दिया। और यूज़ तो आप डेफिनेटली अलग से ही करोगे यहाँ पे। तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आप देखोगे अल्फा लिख के, तो अल्फा के अंदर आपका ये वैल्यू आपका होगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है, साइड में भी आपको दिख रहा है कि ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? साइड में ही आपका आउटपुट दिख रहा है ब्लू ब्लू जो है। अगर मैं केओका डॉट जेएस हटा दूं तो ये आपको नहीं दिखेगा, ये जो साइड में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आप करके देखो अपने पीसी में, तो आपको मजा आएगा ज़्यादा। तो आपको समझ में आ गया डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन हम लोग एक साथ कैसे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, एंड थोड़ा और ज़ोर से बोलेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो थोड़ा सा ब्रेक मैं लूँगा, इसके बाद वेट कर लेते, थोड़ा शांत होगा, नहीं तो आपको भी डिस्टर्बेंस होता रहेगा, मुझे भी होता रहेगा। तो एक और तरीका है यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन वगैरह करने का, वो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे बेसिकली जैसे आप यहाँ पे कर रहे थे ना, लेट ए, लेट बी, लेट सी, ठीक है, हमने तीन वेरिएबल को डिक्लेयर किया, मतलब हमने 3 मेमोरी लोकेशन बना लिया कंप्यूटर में। अब इस 3 मेमोरी लोकेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। मान लो ए में हमने 10 डाल दिया, बी में हमने डाल दिया 20, सी में हमने डाल दिया 30। तो आप यहाँ पे CLG करोगे ना, जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी, एक साथ भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, ये भी फायदा है, ए बी सी एक साथ या प्रिंट कर लो, या फिर CLG ए कर लो पहले, फिर CLG आप यहाँ पे बी कर लो, फिर CLG यहाँ पे आप सी कर लो। इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ए बी सी करो आप डायरेक्ट, या फिर ए बी सी इस तरीके से कर लो, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे आउटपुट मिल रहा होगा। देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ये ब्रेसेस क्यों आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बाद में जाएंगे डेप्थ में, अभी आपको नहीं जानना है उसको। तो अभी आप ऐसे समझो कि ए का वैल्यू यहाँ पे 10 है, बी का वैल्यू यहाँ पे 20 है, सी का वैल्यू यहाँ पे 30 है, और यहाँ पे हम लोग एक एक करके जो कर रहे हैं तो उसमें भी 10 20 30 ही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हो, लाइक हमने इस तरीके से किया ना, ए बी सी पहले यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, फिर यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया। तो आप बोलोगे कि हम लोग डिक्लेयर इनिशियलाइज एक साथ भी तो कर सकते हैं डेफिनेटली। तो लेट ए इज इक्वल टू 10, लेट बी इज इक्वल टू 20, लेट सी इज इक्वल टू 30। तो हमने यहाँ पे ये जो 6 लाइन का कोड था हमारा, इसको हमने 3 लाइन में निपटा दिया, एंड आउटपुट अभी भी सेम ही आ रहा है, देखो इस तरीके का। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 3 वेरिएबल अगर डिक्लेयर इनिशियलाइज वगैरह इस तरीके से कुछ करना है, तो एक तरीका और है इसका। अब इसको और थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, लाइक लेट ए कॉमा बी कॉमा सी। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर रहे थे, ए बी सी तीनों अलग अलग डिक्लेयर कर रहे थे। यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी सी देखो एक ही कीवर्ड का यूज करके हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं ना, तो उस कीवर्ड को हमने आगे लिख दिया ए कॉमा बी कॉमा सी। तो क्या तीनों डिक्लेयर हो गए? हाँ, तीनों डिक्लेयर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू 30। अब ऑब्वियसली आप यहाँ पे सेमी कोलन यूज कर रहे हो, तो ये बता रहा है कि आपका ये दूसरा लाइन है। ठीक है, ये आपका एक लाइन है, ये आपका 2 लाइन है, ये आपका 3 लाइन है। आपको ऐसा लिखना नहीं होता है, जब भी आप प्रोडक्शन कोड लिख रहे होते हो आपको लिखना ऐसे ही होता है हमेशा, ताकि नीट एंड क्लीन कोड रहे आपका। ठीक है, तो आपने इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया, इस तरीके से कंसोल किया, यहाँ पे भी आपका सेम आउटपुट आएगा। अब आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हो, लाइक आपने यहाँ पे लिए लेट ए इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, कॉमा बी इज इक्वल टू 20। देखो यहाँ पे मैंने कॉमा दिया है, देखो जैसे हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे थे ना ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ए के साथ मैंने वैल्यू भी साथ साथ असाइन कर दिया। दैट मीन्स डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन एक साथ साथ, और वो भी मल्टीपल वेरिएबल्स के। समझ पा रहे हो? बी में ये असाइन कर दिया, सी में मैंने 30 असाइन कर दिया, अभी भी देखो यहाँ पे सेम ही चीज़ आ रहा है। तो मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट अप्रोच है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। तो प्रोडक्शन में जो भी हम लोग काम कर रहे होते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप छोटा कोड लिख दो। उसका मतलब ये होता है कि आप प्रोडक्शन कोड लिखो, रीडेबल कोड लिखो, और जो लॉजिक है
लॉजिक को ऐसा बनाओ कि आपका कोड छोटा आ रहा हो। ऐसा नहीं कि आपका लॉजिक तो वही है, बस आपने कोड छोटा करने के लिए कुछ फालतू कचरा कर दिया है, जैसे इस तरीके से 3 कोड को एक लाइन में डाल दिया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो प्रॉपर अप्रोच यहाँ पे क्या है कि आपने लेट एक वेरिएबल ए बनाया, आपने लेट एक वेरिएबल बी बनाया, लेट एक वेरिएबल सी बनाया, और यहाँ पे आप तीनों को अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हो। या अगर आपको यहीं पे यूज़ करना है तो ये भी बढ़िया तरीका है कि आप इस तरीके से यूज़ कर लो। अलग से यूज़ करना है, इनिशियलाइज करना है तो अलग से इनिशियलाइज करके यूज़ कर लो, वो भी ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हो सकता है, आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, कहीं क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके डेफिनेटली उस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको बताना होता है कि ये कोड चलेगा भी या नहीं चलेगा, कहीं एरर तो नहीं आएगा, और अगर एरर आएगा तो कौन सा एरर आएगा, कहीं रेफरेंस एरर आएगा या सिंटैक्स एरर आएगा, किस तरीके का एरर आएगा। तो क्वेश्चंस वगैरह भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि वेरिएबल क्या, कैसे, क्यों, किस लिए ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लो। यहाँ पे गाना भी बहुत ज़्यादा बज रहा है, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलना पड़ रहा है, और मैं एक बार वीडियो चेक कर लूँ कि आवाज़ कितना आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा तो बनाना भी बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लो आप, फिर बढ़ते हैं आगे। एंड यहाँ पे इसमें डिलीट कर देता हूँ, इसे इस तरीके से क्लोज कर देता हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं फाइनली हम लोग और देखते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर करते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, या क्या क्या रूल्स हो सकते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, और बेसिकली हमारे कौन कौन से कीवर्ड है। अभी तक हम लोग सारे के सारे लेट कीवर्ड यूज कर रहे थे, जितने भी वेरिएबल्स हम लोग बना रहे थे, बट अब मैं कॉन्स्ट और वेर भी आपको बता देता हूँ, एंड वो भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ किस वेरिएबल को बनाने के लिए किस टाइप के कीवर्ड को आपको यूज करना है। तो सबसे पहले हमारा वेर है, वेरिएबल कैन बी रीडिक्लेयर्ड एंड अपडेट ए ग्लोबल स्कोप वेरिएबल। देखो वेरिएबल तो आपको यूज ही नहीं करना है, एक बारी में अगर आप समझो तो वेरिएबल आपको यूज ही नहीं करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप वेरिएबल में देखो तो जो अभी नया अपडेट आया है ना हमारा जावा स्क्रिप्ट का, उसमें आपको साफ साफ रिकमेंडेड है कि आप लेट यूज करो, वेरिएबल को यूज मत करो। वेरिएबल को यूज करने पे आपको कुछ कुछ नुकसान है, बहुत सारे इवन नुकसान है। लाइक अगर मैं लेट से अगर डिक्लेयर करता हूँ लेट ए इज इक्वल टू समथिंग, और ऊपर वाले को मैं सारे के सारे कमेंट कर दूं, क्या ये सारों को यहाँ पे इस तरीके से कंट्रोल स्लैश से कमेंट कर सकते हैं, एंड इसे भी कमेंट कर देते हैं, और लगभग सभी हमारा कमेंट हो गया, सारा ही कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपना क्लियर कोड लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा लेट ए इज इक्वल टू 1, तो लेट ए इज इक्वल टू मैंने जो 1 लिखा ना, तो ये हमारा डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों हो गया, आप मानते हो। तो क्या मैं ए को दोबारा से रीडिक्लेयर कर सकता हूं क्या? आप समझ रहे हो ना डिक्लेरेशन का और इनिशियलाइजेशन का मतलब। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इसे रीडिक्लेयर कर सकता हूं? लाइक अगर मैं यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू 10 वापस से लिखूं तो क्या मैं रीडिक्लेयर कर सकता हूं? तो ये मुझे देखो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, यहाँ पे रेड लाइन आ रहा है, यहाँ पे लेट इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे कुछ आपको और भी एरर मिल रहा होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा अगर यहाँ पे देखो तो ये वाला यहाँ पे सिंटैक्स एरर दे रहा है मुझे। ये कह रहा है कि आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ये जो आइडेंटिफायर ए है हमारा, ये ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा चुका है। ऑब्वियसली हमने यहाँ पे जो डिक्लेयर किया है ये बता रहा है कि पहले ही हमारा ए आइडेंटिफायर डिक्लेयर किया जा चुका है, तो हम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो लेट का ये एक फायदा है। वहीं अगर हम वेर यूज करें, ठीक है, वहीं अगर हम वेर यूज करें तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ वेर ए इज इक्वल टू 1, तो मैंने इसे डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, बहुत बढ़िया, मैं इसे यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर अब मैं दोबारा से वेर ए इज इक्वल टू 15 दे दूं तो ये रीडिक्लेयर भी हो गया। एंड ये इसका एक डिसएडवांटेज है। आप पूछोगे कि डिसएडवांटेज क्यों है, तो देखो हम बहुत बड़े बड़े कोड्स लिखेंगे, एक जावास्क्रिप्ट के फाइल में ही आपके काफ़ी सारे कोड्स लिख रखे होंगे, काफ़ी सारे लाइंस आपके होंगे कोड के, एंड उस तरह के आप बहुत सारे फाइल्स बनाओगे, ठीक है। तो एक फाइल की मान लो बात करते हैं, एक फाइल में आपके 100-150 लाइन लिख रखे हैं, एंड आपने एक जगह वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, तो आप चाहोगे ना कि आप दूसरे जगह उस सेम नाम से वेरिएबल डिक्लेयर ना करो। लाइक आपने एक जगह यहाँ पे एज लिख रखा है इस तरीके से, तो क्या आप बार बार इस एज नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे? ऑब्वियसली नहीं। या तो आप इसी को वापस से दोबारा इसमें जो वैल्यू इनिशियलाइज है 1, इसी को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे एज इज इक्वल टू 15 डाल दिया, वैर ये सपोर्ट करता है, बट रीडिक्लेरेशन भी ये सपोर्ट करता है, ये एक दिक्कत वाली बात है। आप यहाँ पे एज 15 डाल सकते हो अगर आपने लेट यूज किया, तो रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो लेट में। तो ये एक फायदा है कि जब भी आप रीडिक्लेयर करने की कोशिश करते हो ना लेट में, वो आपको एरर दे देता है कि भैया आपने कहीं ना कहीं पहले यूज किया है इस वेरिएबल को, तो आप दोबारा से क्यों रीडिक्लेयर कर रहे हो इसे? दोबारा से रीडिक्लेयर मत करो, या तो वैल्यू दोबारा से इसमें कुछ अपडेट कर दो या यूज कर लो इसी को, ठीक है। रीडिक्लेयर मत करो दोबारा से। वहीं वैर क्या कहता है, वैर ग्लोबली स्कोप्ड होता है, ठीक है। वैर आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया, दोबारा से रीडिक्लेयर कर सकते हो। साथ ही साथ एक और चीज होता है जो कि मे भी आपको अभी समझ ना आए,
बहुत ज़्यादा फोकस मत करना अभी जो मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है आपको समझ आए ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज करूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज करूँ और मैंने लेट एज इज इक्वल टू 1 लिखा है, मैंने डिक्लेयर किया एज नाम का वेरिएबल, उसके अंदर 1 वैल्यू डाल दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ एज, तो आप देखो कि 1 मिल रहा है, तो आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने ये करली ब्रेसेस लगा के क्या ही उखाड़ लिया। तो मैं आपको एक स्कोप का एक थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ, ठीक है, समझ ना आए कोई दिक्कत नहीं है, बस एक आइडिया ले लो यहाँ पे। अगर मैं इस लेट एज को इसके अंदर डाल दूं तो भी आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आउटपुट तो 1 ही आ रहा है भैया, आपने अलग क्या किया, ठीक है। फिर मैं अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एज वापस से करूं, तो अब यहाँ पे ये कह रहा है एज इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, तो कुछ तो गड़बड़ हुआ, एज जब हम यहाँ पे बाहर में यूज कर रहे थे तो ये दोनों में ही डिफाइंड था, इसमें भी डिफाइंड था, एज का आउटपुट 1 आ रहा था, इसमें भी एज का आउटपुट 1 आ रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे इस करली ब्रेसेस के अंदर डाल दिया हमने, यहाँ पे ये अनडिफाइंड हो गया। दैट मीन्स हमें कुछ कुछ तो समझ आ रहा है, ये जो करली ब्रेसेस हमने लगाई ये घर की तरह काम कर रहा है, कि इस घर में अगर हमने वेरिएबल बनाया है तो उस घर के अंदर ही हम लोग यूज कर सकते हैं, बाहर में यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसा समझ पा रहे हो क्या? जो ये घर हमने बनाया है बेसिकली इसको हम लोग स्कोप बोलते हैं, ब्लॉक स्कोप, कि इस ब्लॉक के अंदर ये जो हमारा है ना एक ब्लॉक बन गया, इस ब्लॉक के अंदर जो हमने वेरिएबल बनाया उसको उसके अंदर यूज कर सकते हैं, बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। लेट ऐसा कहता है, लेट क्या कहता है कि जिस स्कोप ने जिस स्कोप में मुझे आपने बनाया है, मतलब जैसे ये ब्लॉक स्कोप है हमारा, इसके अंदर हमने ये वेरिएबल बनाया है लेट का यूज करके, तो इस स्कोप के अंदर ही हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, बाहर में यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इसे वैर कर दें तो आप देखो हम यहां भी यूज कर पा रहे हैं, साथ ही साथ बाहर भी यूज कर पा रहे हैं। ये ग्लोबली स्कोप्ड है, ठीक है। हम चाहे इसे बाहर बनाए अंदर बनाए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलता है थ्रू आउट द फाइल आप मुझे कहीं भी यूज कर सकते हो। ध्यान से समझना मेरी बात, थ्रू आउट द फाइल आप मुझे कहीं भी यूज कर सकते हो। भले ही मैंने इसे इस घर के अंदर इस ब्लॉक के अंदर बनाया है इस वेरिएबल को, लेकिन क्योंकि मैंने वेर कीवर्ड का यूज किया है, ये कहता है कि आप मुझे कहीं भी यूज कर सकते हो थ्रू आउट द फाइल। स्कोप का कोई लेना देना नहीं है, मैं ग्लोबली स्कोप्ड हूँ, पूरा ग्लोबल लेवल पे मैं काम करता हूँ। लेकिन वहीं अगर आप लेट का यूज करोगे तो लेट कहेगा कि नहीं भैया आपने तो कुछ तो गड़बड़ किया है, आपने मुझे यहाँ पे डिक्लेयर किया है, यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, इस स्कोप के अंदर हूँ मैं, इस ब्लॉक के अंदर हूँ मैं, इस घर के अंदर हूँ मैं, लेकिन आप मुझे यूज करने की कोशिश कर रहे हो बाहर में, तो ऐसा तो नहीं चलेगा, ठीक है। हालांकि ये अभी चल रहा है, ऐसा क्यों? लेट एज इज इक्वल टू, वापस से करके देखते हैं, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है यहाँ पे। वेट, लेट एज इज इक्वल टू 1 किया हमने, कंसोल डॉट लॉग एज करते हैं तो यहाँ पे तो काम कर रहा है। फिर CLG अगर हम एज वापस से करें तो यहाँ पे भी काम कर रहा है, ठीक है। एक दूसरा वेरिएबल बना के देख लेते हैं, कुछ केच वगैरह का इशू हो सकता है। तो लेट हमने नेम लिया इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं मानस, ठीक है। एंड यहाँ पे CLG करते हैं नेम, NAME नेम, एंड वापस यहाँ पे CLG करते हैं नेम। तो आ रहा है क्या, देखो नेम इज नॉट डिफाइंड। तो ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, तो हमने एक बार वेरिएबल डिक्लेयर किया ना, तो वहाँ पे कुछ एक एज का इशू, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, रीलोड, बेसिकली रीलोड विंडो, तो पता चलेगा कि प्रॉपर एज में भी आपका सेम एरर आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है, ठीक है, मुझे कयोका डॉट JS स्टार्ट करना पड़ेगा वापस से, कयोका स्टार्ट ऑन करेंट फाइल, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएगा कि हाँ देखो एज इज नॉट डिफाइंड, अब बता रहा है ना। तो थोड़ा पहले मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया ना, तो थोड़ा केच वगैरह का इशू कभी कभी आ जाता है। प्रोग्रामर हो आप, आपको देखना है कि पहले ये नहीं काम कर रहा था अभी कैसे काम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ आप रिलोड कर लोगे या रिफ्रेश कर लोगे, बंद करके स्टार्ट करोगे तो आपका प्रॉपर मिल जाएगा, वो बता देगा कि हाँ ये ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे तो देखो 1 और माइनस मिल रहा है, बट यहाँ पे एज इज नॉट डिफाइंड, एंड क्योंकि यहाँ पे एरर आ गया तो अभी आगे भी नहीं बढ़ेगा। इसको अगर मैं कमेंट कर दूँ तो ये आगे बढ़ेगा और बोलेगा कि नेम इज नॉट डिफाइंड। तो जहाँ पे एरर आया उसके बाद आपका फाइल नहीं चलेगा, ब्लॉक हो जाएगा। लाइक अगर मेरा यहाँ पे एरर आ गया तो इसके बाद अब ये नहीं चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिख के दिखाऊँ हेलो, तो आप देखो यहाँ तक तो आपका चला, ठीक है, 1 माइनस आया, बट इसके बाद यहाँ पे एरर आ गया, इसके बाद ये नहीं चल रहा है प्रॉपर। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, आगे आपको और डिटेल में आइडिया लगेगा। अभी के लिए आपको स्कोप में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आप ये नोट करके चलो कि ये जो हम वेरिएबल से डिक्लेयर करते हैं ना, वैर कीवर्ड से, वो आपको यूज़ नहीं करना है। आपको क्या यूज़ करना है, आपको लेट कीवर्ड का यूज़ करना है। फिर से एक बार मेमोराइज कर लो, हालांकि रट्टा नहीं मारना है, बट फिर भी वैर का यूज नहीं करना। इस पे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बनेंगे आगे, आप जाके देखोगे ना, तो मैं आपको टेम्पोरल डेट जोन, होस्टिंग वगैरह ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, तो वहाँ पे और ज्यादा क्लियर होंगी। इसलिए मैं अभी कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन में मत पड़ो अगर समझ नहीं आया तो वैर कीवर्ड से हमें नहीं बनाना है वेरिएबल, हमें जब भी बनाना होगा हम लेट कीवर्ड से बनाएंगे, यही स्टैंडर्ड अप्रोच है, ठीक है। और अगर इन शॉर्ट आपको जानना है कि क्या करता है वैर, तो वैर से हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, वैर से हम अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। पेन कहाँ गया हमारा,
अपडेट तो खैर हम लोग लेट यूज करके भी कर सकते हैं, तो अपडेट कर सकते हैं, लेकिन रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं यहाँ पे साथ ही साथ, और ये ग्लोबल स्कोप होता है। लेकिन वेर अगर हम लोग देखो तो रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपडेट तो कर सकते हैं वैल्यू को ऑब्वियसली। लेट ए इज इक्वल टू 15 बनाया तो ए इज इक्वल टू 25 भी डाल सकते हैं उसमें हम लोग, तो अपडेट कर सकते हैं, लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ब्लॉक स्कोप होता है, ग्लोबल स्कोप नहीं होता है। तो लेट ही यूज करना है आपको, ये यूज नहीं करना है वेर। फिर कॉन्स्ट क्या होता है, तो कॉन्स्ट को हम लोग रीडिक्लेयर, यहाँ पे देखो वेरिएबल कैन नॉट बी रीडिक्लेयर, ऑब्वियसली कॉन्स्ट को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं या अपडेट भी नहीं कर सकते हैं एक्चुअली इसको। वैसा क्यों, क्योंकि कॉन्स्ट आपने यहाँ मैं आपको आके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली करके। कॉन्स्ट मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू जिसको कि आप चेंज नहीं करते हो। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, वेरिएबल लेट ए समथिंग, लेट ए, लेट एम, लेट एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड क्या होता है, आपका चेंज भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है 1 2 3 4 5 तो वो आपका चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे भी कॉन्स्ट कहने का मतलब वही है। तो कॉन्स्ट आप तब यूज करते हो, लाइक मान लो आपका पाई का वैल्यू 3.14 आपको यूज करना है, तो आप लेट भी यूज कर सकते हो, लेट पाई इज इक्वल टू 3.14। लेकिन लेकिन ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ पे आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। आपने लेट से डिक्लेयर कर दिया, आपने इनिशियलाइज भी कर दिया 3.14, लेकिन आप अग्री तो करते हो ना कि लेट अगर मैंने यूज किया है तो मैं प्रोग्राम में आगे जाके इसे अपडेट भी, रीडिक्लेयर में नहीं कर सकता हूँ कोई बात नहीं, लेकिन अपडेट तो कर सकता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे पाई इज इक्वल टू 2 कर दूं तो पाई तो अपडेट हो गया। अगर मैं CLG करूँ पाई को तो यहाँ पे पाई का वैल्यू आपका 2 आ रहा है, और ये एरर वगैरह हम हटाते हैं तभी आपको दिखेगा ये सारी चीजें। तो देखो 2 आ रहा है, तो मैं इसे अपडेट कर पा रहा हूँ। बट आप चाहोगे ना कि अगर हमने कोई कांस्टेंट वेरिएबल हमें उसमें रखना है, कांस्टेंट वैल्यूज में रखना है, तो कोई और प्रोग्रामर उसे चेंज ना कर पाए, ये कांस्टेंट है। अगर प्राइस कहीं डेटाबेस से आ रहा है तो प्राइस आपका कांस्टेंट होगा, उसे कोई छेड़खानी ना कर पाए, उसे कोई चेंज ना कर पाए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो पाई को हम हमेशा कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके बनाते हैं। तो अब ये कहेगा असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है, एरर देगा ये कि आप असाइन करने की कोशिश कर रहे हो कांस्टेंट वेरिएबल में, जो कि गलत बात है। आप कांस्टेंट वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसे कमेंट कर दो तो एरर चला जाएगा और आपका 3.14 यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू हो ना जो आप चाहते हो जिसे हम चेंज ना करें, तो आपको कांस्टेंट कीवर्ड का यूज करके डिक्लेयर करना है। और कांस्टेंट में एक बात आपको और ध्यान रखना है कि कॉन्स्ट कीवर्ड का जब भी आप यूज करोगे तो उसे आप डिक्लेयर करके ऐसे छोड़ नहीं सकते हो। लाइक कॉन्स्ट ए मैंने लिखा तो आप इस तरह से डिक्लेयर करके छोड़ नहीं सकते, इसको साथ ही साथ आपको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। और ऑब्वियस सी बात है यार, अगर कॉन्स्ट आप एक वेरिएबल बना रहे हो तो उसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू ही डालोगे जो कि चेंज नहीं होगा, तो आप उसी टाइम पे डालोगे ना, बाद में क्यों डालोगे? बाद में डालने का मतलब है कि आप चेंज कर रहे हो, तो इसी टाइम पे आपको डालना होता है जब आप डिक्लेयर कर रहे हो। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आपको इनिशियलाइजेशन भी करना पड़ता है अगर आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर रहे हो तो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 10। अब मैं इसे चेंज नहीं कर सकता हूँ। मैं अगर चेंज करने की कोशिश भी करूँ, लाइक ए इज इक्वल टू 15 डालने की कोशिश करूँ, तो ये मुझे एरर देगा। ठीक है, बोलेगा असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल आप कर रहे हो, जो कि गलत बात है। यहाँ पे भी आपको एरर मिल रहा है प्रॉपर, तो ये आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसे कमेंट कर दो। और अगर लेट, और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर लेट कीवर्ड का यूज कर रहे हो, आपने लिखा कुछ अल्फा, ठीक है, आपने इसको डिक्लेयर नहीं किया, अगर आपने इसको सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, आपने इसको डिक्लेयर कर दिया लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया। अगर इनिशियलाइज नहीं किया तो आप CLG करके अगर देखोगे अल्फा तो आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको मिलेगा अनडिफाइंड, मतलब आपने वैल्यू कोई डिफाइन नहीं किया है, अनडिफाइंड ये दे रहा है आपको, वहां पे कोई वैल्यू डिफाइन नहीं, अनडिफाइंड है ये। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये काम करता है वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट, लेट, कॉन्स्ट एंड वेर आपका। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपको हमेशा क्या यूज करना है, लेट यूज करना है। कॉन्स्ट आपको तब यूज करना है जब आपको आइडिया हो कि वैल्यू आपको चेंज नहीं करने देना है किसी भी डेवलपर को। ठीक है, तब आपको क्या यूज करना है, कॉन्स्ट यूज करना है, कॉन्स्ट यूज करना है कॉन्स्टेंट वैल्यू के लिए। क्लियर हो गई आपको चीजें? तो यहाँ पे इसे भी मैं करता हूँ कमेंट, एंड आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, तो डेफिनेटली हम लोग आगे रूल्स फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक बार में यहाँ पे रूल्स समझ लेते हैं, फिर जाके प्रैक्टिकली हम लोग करके देख लेंगे। तो वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव कहने का मतलब ये है कि अगर आपने वेरिएबल का नाम दिया है यहाँ पे नेम, NAME, और एक वेरिएबल का आपने नाम लिखा है यहाँ पे NAME जिसमें कैपिटल N है, तो ये दोनों के दोनों वेरिएबल अलग अलग वेरिएबल हैं। केस सेंसिटिव कहने का मतलब यही है। आपने पढ़ा है ना लोअर केस, अपर केस, तो दो ही केस यहाँ पे हैं आपके, लोअर केस या अपर केस। तो अगर आप लोअर केस में कोई वेरिएबल बना रहे हो और सेम वेरिएबल का जो भी नाम आपने दिया यहाँ पे NAME, वही सेम आप यहाँ पे भी लिख रहे हो लेकिन अपर केस में, तो दोनों वेरिएबल अलग अलग होंगे। केस सेंसिटिव है भैया, हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, दोनों वेरिएबल आपके अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आप कुछ और वैल्यू डाल सकते हो, इसके अंदर आप कुछ और वैल्यू डाल सकते हो, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने ऊपर में नेम लिखा और नीचे आपने कैपिटल NAME कर दिया तो दोनों अलग अलग हैं। आपने डिक्लेयर तो इस तरीके से किया है कि लेट नेम इज इक्वल टू MKL, और आप यूज इस तरीके से कर रहे हो कंसोल डॉट लॉग
यूज कर रहे हो कैपिटल एन एम ई से, तो ये बोलेगा नेम इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे स्मॉल एन यूज किया है, यहाँ पे आप कैपिटल ले रहे हो और जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा एरर। तो ये ध्यान में रखना है, ये और ये वेरिएबल आपके अलग अलग हैं। ठीक है, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए इज डिफरेंट। प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा लेट नेम इज इक्वल टू हलवा, और यहाँ पे मैंने लिखा CLG कैपिटल NAME। ठीक है, तो ये बोलेगा नेम इज नॉट डिफाइंड। हालांकि यहाँ पे भी मैंने नेम लिखा है, यहाँ पे भी मैंने नेम लिखा है, बट नेम इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल N यूज किया है, दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। और एक चीज करके देख लो, लेट कैपिटल NAME इज इक्वल टू हलवा और गाजर का हलवा। ठीक है, गाजर का हलवा। तो यहाँ पे मैं अगर CLG करूँ कैपिटल NAME को, तो कैपिटल NAME में आपका आ रहा है गाजर का हलवा, NAME में आपका आ रहा है हलवा। तो दोनों केस सेंसिटिव हैं, बेसिकली जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, तो दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे सेम वेरिएबल नहीं है ये ध्यान में रखना है आपको। और क्या रूल्स हैं? तो रूल्स क्या रटने हैं आपको? नहीं बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी नहीं रटना है, एक लाइन भी नहीं रटना है। जो मैं समझा रहा हूँ समझते चलो, प्रोजेक्ट बनाते जाओगे आप लोग, आइडिया लगता जाएगा। प्रोजेक्ट कौन बताएगा? मैं ही बताऊंगा। ठीक है, सारी चीजें। तो एक भी लाइन नहीं रटना है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ना, आपको ध्यान में रखना है कि अरे ऐसा भी कुछ होता है, भूल जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आप भूल गए कि केस सेंसिटिव होता है या ऐसा नहीं होता है, तो जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होगे ना, तो प्रोजेक्ट में आप फंस जाओगे। तो फंसोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको टाइम लग जाए, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आपको एरर ढूंढने में टाइम लग जाए। लेकिन वो जो 20 मिनट आप एरर ढूंढने में टाइम दोगे ना, फिर आप कभी नहीं भूलने वाले वो चीज। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं कि रटते हुए चलना है, रटना बिल्कुल नहीं है। ओनली लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर इज अलाउड, नॉट इवन स्पेसेस। दैट मीन्स आप यहाँ पे इस तरीके से वेरिएबल बना सकते हो। आपने यहाँ पे लिखा नेम, ये चलेगा। आप यहाँ पे नेम कैपिटल 1, ये भी चलेगा। आपका यहाँ पे अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो, नेम अंडरस्कोर 1, ये भी चलेगा। आप यहाँ पे डॉलर भी यूज कर सकते हो, नेम $1, ये भी आपका वेरिएबल का नाम चलेगा। लेकिन आप कोई इवन स्पेसेस या स्पेस नहीं दे सकते हो। लाइक आपने लिखा नेम और यहाँ पे आपने स्पेस कुछ दे दिया, और यहाँ पे लिखा इस तरीके से, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा फुल और यहाँ पे स्पेस दे दिया और यहाँ पे लिखा आपने नेम, तो ये एक वेरिएबल का नाम नहीं है, ये एक गलत नाम है बेसिकली। ओनली लेटर अंडरस्कोर और डॉलर शुड बी फर्स्ट कैरेक्टर। तो लेटर अंडरस्कोर या डॉलर आपका फर्स्ट कैरेक्टर हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसे भी मैं एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट नेम, प्रॉपर वेरिएबल का नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा लेट नेम, लास्ट में लगाया मैंने लेटर 1, ये भी प्रॉपर वेरिएबल का नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट नेम अंडरस्कोर, ये भी वेरिएबल का नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट नेम डॉलर, ये भी वेरिएबल का नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट नेम स्टार यूज कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं, ये वेरिएबल का नाम मैं नहीं रख सकता हूँ। तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, तो आप यहाँ पे इसे मैं हटाता हूँ। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, तो आप लेटर यूज कर सकते हो, अल्फाबेट यूज कर सकते हो, बेसिकली ABCD, स्मॉल ABCD, कैपिटल ABCD, अल्फाबेट यूज कर सकते हो। आप नंबर्स यूज कर सकते हो। और अगर स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज करना है, तो स्पेशल कैरेक्टर, 2 ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है। सबसे पहला तो आपका अंडरस्कोर अलाउड है, दूसरा आपका डॉलर अलाउड है। इसके अलावा आपका कुछ भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे कोई और आप स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हो। लाइट में नेम और यहाँ पे कैरेट सिंबल दूं, ये कैरेट वाला, कैरेट किधर गया, ये रहा, तो ये भी अलाउड नहीं है आपका। 2 ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है, अंडरस्कोर, इसे हम लोग कहते हैं अंडरस्कोर, और इसे हम लोग कहते हैं डॉलर। ठीक है, यही 2 अलाउड है, और कुछ आपका अलाउड नहीं है। तो ये सारे के सारे आपके डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, फिर दूसरा रूल आपका क्या कहता है कि ये सारी चीजें अलाउड तो हैं, बट आप ये ध्यान में रखो कि स्टार्टिंग में आप क्या लिख रहे हो। लाइक हमने यहाँ पे लिखा नेम, तो ये तो चलेगा। लेकिन अगर एक्चुअली यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने सेम नाम दे रखा है। तो आपने लिखा नेम, तो ये तो आपको चलेगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग में आप नंबर लगा दो तो ये नहीं चलेगा। हालांकि नंबर अलाउड है, आप नंबर लास्ट में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते हो। अच्छा, तो स्पेशल कैरेक्टर भी के लिए भी सेम क्या? स्पेशल कैरेक्टर हम लोग लास्ट में यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग में नहीं। स्पेशल कैरेक्टर आप लोग स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो। अंडरस्कोर आप स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो, आप डॉलर स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप यहाँ पे नंबर स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला तो आप मेन चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अल्फाबेट यूज कर सकते हो, कैपिटल ABCD, स्मॉल ABCD, आप नंबर यूज कर सकते हो। और स्पेशल कैरेक्टर में 2 ही स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर और डॉलर। और उसके बाद एक रूल बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आप स्टार्टिंग में नंबर नहीं लगाना। अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हो आप, या फिर अंडरस्कोर से, या फिर डॉलर से, यही 3 चीजों से आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा किसी से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये प्रॉपर काम करेगा, कहीं आपको एरर नहीं मिल रहा होगा। ऑब्वियसली एरर मिलता तो आपको दिख जाता वहीं पे। फिर उसके बाद रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड्स मतलब लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैं यहाँ पे लिखूं लेट वेर,
तो ये गलत हो गया वेरिएबल नेम, क्योंकि वैर आप जानते हो एक रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में। वैर को हम लोग खुद यूज करते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, तो वैर तो एक रिजर्व वर्ड हो गया जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट ने रिजर्व कर रखा है कि वैर आप यूज कर सकते हो, हमने रिजर्व कर लिया, आप यूज कर सकते हो इसे वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। अब आप उसका वेरिएबल का नाम ही वैर दे रहे हो, ये गलत बात है, वो एक रिजर्व कीवर्ड है। तो इस तरह के बहुत सारे रिजर्व कीवर्ड होते हैं। लाइक आपने दिस यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है, तो दिस भी आप यूज नहीं कर सकते हो, दिस भी एक रिजर्व कीवर्ड है आपका। आप यहाँ पे अल्फा यूज कर सकते हो, अल्फा रिजर्व कीवर्ड नहीं है। तो आपको एरर मिल रहा है तो आप वहाँ पे गूगल पे सर्च करके देख लेना कि आपको एरर क्यों मिल रहा है। क्या ये रिजर्व कीवर्ड है या आपने नेमिंग कन्वेंशन में कुछ गलत कर दिया? रटना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं रटना है, ठीक है। फंक्शन आपका एक रिजर्व कीवर्ड है, आप यहाँ पे फंक्शन लिखोगे तो आपको एरर मिलेगा इस तरीके से, फंक्शन। तो यहाँ पे आपको एरर मिलेगा, फंक्शन एक रिजर्व कीवर्ड है, तो रिजर्व कीवर्ड आप यूज नहीं कर सकते हो अपने मन से, यहाँ पे ऐसा कुछ यूज कर सकते हो, रिजर्व कीवर्ड नहीं। और साथ ही साथ मैंने आपको बोला कि व्हाइट स्पेसेस आप यूज नहीं कर सकते हो। लाइक आपने लिखा लेट नेम इज नेम, इस तरीके से फुल नेम आपको लिखना है, तो फुल नेम आपने इस तरीके से लिखा, तो ये गलत सिंटैक्स है। यहाँ पे आप स्पेस यूज नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको विदाउट स्पेस यूज करना है। हालांकि आपको थोड़ा रीडेबल बनाना है तो आप यहाँ पे अंडरस्कोर दे सकते हो, और इसके लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं ताकि हम लोग बड़े बड़े वेरिएबल्स नेम को रीडेबल बना सके। तो अब वो डिस्कस करते हैं। तो रूल्स आपको समझ में आ गया होगा। रटना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, एक भी चीज़ नहीं रटनी है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा रफ कर लूँगा, थोड़ा सा टाइम दोगे मुझे आप? तो थोड़ा सा टाइम आप दो, मैं रफ कर लेता हूँ इसे, और बहुत जल्दी जल्दी मैं करूँगा। ये देखो फटाफट इसे हटाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। तो ऑब्वियसली मज़ा काफ़ी आ रहा होगा आपको, एंड जो जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उनको बेसिक लग रहा होगा, बट ठीक है, स्टार्टिंग से ही लेके चलेंगे कि वो बिगनर भी है तो उसे भी परेशानी ना हो। तो पेन चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे वापस से। ओए मुझे पेन दे दो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा बहुत डेटा टाइप्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो केसेस के बारे में ही समझ लेते हैं। अब केसेस क्या होता है? लोअर केस और अपर केस मैंने आपको बताया। तो एक्चुअली में केसेस तो वही होते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को लिखने का तरीका कुछ होता है जिसको हम लोग यहाँ पे केसेस बोलते हैं, कुछ इस तरीके से। लाइक आपको यहाँ पे फुल नेम लिखना है। एक मिनट, अरे यार इसमें कंट्रोल जेड क्यों काम नहीं करता है? वेट, बढ़िया से लिखते हैं, आपको क्लियर समझ में भी आएगा ताकि। तो यहाँ पे मैंने लिखा फुल नेम, और ये स्मॉल एफ है, ठीक है, फुल नेम। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। वेरिएबल में आपको स्पेसेस वगैरह तो देना नहीं है, तो ये थोड़ा रीडेबल नहीं लगता है फुल नेम। मान लो कुछ आपको बड़ा सा वेरिएबल का नाम देना है कि नेम फ्रॉम डेटाबेस, ऐसा कुछ लिखना है, नेम फ्रॉम डेटा बेस यूज़र, इस तरीके से कुछ लिखना है। तो क्या ये रीडेबल लग रहा है? बिल्कुल नहीं, बहुत ही घटिया लग रहा है। तो रीडेबिलिटी के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केसेस यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पे हम कैमल केस यूज़ कर सकते हैं, स्नेक केस, पास्कल केस, कबाब केस। अब ये क्या होता है? देखो अपर केस और लोअर केस आप जानते हो ना। अपर केस में आप यहाँ पे कैपिटल लेटर, लोअर केस में स्मॉल लेटर, ठीक है। तो ये अलग चीज़ है, यहाँ पे इसको आपको रिलेट नहीं करना है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग केसेस की हम बात कर रहे हैं। वेट, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसे हटाते हैं एंड वापस से पेन लेते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है कि इसमें सिलेक्ट करने का? बढ़िया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, केसेस में इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। लाइक अगर कैमल केस की मैं बात करूँ, तो कैमल केस में क्या होता है? कैमल केस में आप इसी सेम वेरिएबल को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। आपने ऊँट देखा है ना, ऊँट, कैमल, ऊँट। ऊँट में क्या होता है? इस तरीके से आपका कुछ ऐसे उठा हुआ शेप चलता है। स्टार्टिंग में तो ठीक रहता है, पीछे से ऐसे उठ जाता है। तो अब इसमें भी कुछ उसी तरीके से करते हो। स्टार्ट तो स्मॉल से करते हो, नेम। अब जैसे यहाँ पे आपका वर्ड चेंज हो रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे दूसरा वर्ड आ रहा है, तो आप यहाँ पे आप कैपिटल यूज कर लोगे, कैपिटल एफ, FROM। फिर आपको लग रहा है वर्ड चेंज हो रहा है, आप यहाँ पे कैपिटल DATABAS यूज कर लोगे इस तरीके से। फिर आपको लग रहा है वर्ड चेंज हो रहा है, तो आप कैपिटल USER। थोड़ा सा रीडेबल आ गया, यहाँ पे रीडेबिलिटी आ गया, नेम फ्रॉम डेटाबेस यूजर। अब लग रहा है कि हाँ ये रीडेबल है। तो मैक्सिमम टाइम हम लोग कैमल केस यूज कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम्स रिएक्ट में भी आप यूज करोगे, जो नहीं जान रहे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैक्सिमम टाइम्स आप बिलीव करो मेरे पे, आप कैमल केस यूज करोगे, ठीक है। स्नेक केसेस भी हालांकि यूज होते हैं। स्नेक केस किस तरीके से लिखते हैं? स्नेक केस, स्नेक के कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि आप स्पेस नहीं दे सकते हो यहाँ पे, लेकिन अंडरस्कोर आप दे सकते हो। नेम फ्रॉम डेटाबेस यूजर, तो ये आपका हो गया स्नेक केस। फिर पास्कल केस भी एक होता है, इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं एक्चुअली। पास्कल केस, पास्कल केस में क्या होता है? कैमल केस ये बेसिकली, लेकिन स्टार्टिंग लेटर भी इसका हम लोग कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। तो NAME, और यहाँ पे वर्ड चेंज हो रहा है तो फ्रॉम, यहाँ पे भी वर्ड चेंज हो रहा है तो DATABASE, ठीक है। एंड यहाँ पे कैपिटल USER, इस तरीके से। तो पास्कल में कैमल केस ही था बेसिकली। पास्कल केस में स्टार्टिंग लेटर भी हम लोगों ने कैपिटल दे दिया। तो काफ़ी जगह जैसे अगर क्लासेस वगैरह बना रहे हो तो पास्कल केस वहाँ यूज़ होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, यूज़ होता है। बट मैक्सिमम टाइम्स आप कैमल केस यूज़ कर सकते हो
ठीक है। उसके बाद आप स्नैक केसेस भी बहुत, बेसिकली ये तीनों केसेस यूज होते हैं, इन सबसे ज़्यादा जो यूज होता है ना वो आपका है कैमल केस। ठीक है, फिर उसके बाद स्नेक केस एंड फिर उसके बाद पास्कल केस भी आपको थोड़ा बहुत यूज होता है। फिर केबाब केस, कबाब केस आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, केबाब कबाब जो भी आपको कबाब जो भी पढ़ना हो आपको, तो केबाब केस कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि नेम, यहाँ पे आप हाइफन यूज करते हो, फ्रॉम, अंडरस्कोर नहीं है, ये हाइफन है, डेटाबेस। हाइफन आपको कहाँ मिलता है, बेसिकली बैक स्पेस के बगल में प्लस इक्वल टू का बटन है उसके भी बगल में अंडरस्कोर, अंडरस्कोर जहाँ पे है ना उसी में हाइफन भी, आप शिफ्ट दाब के, बेसिकली स्टार्टिंग में तो आपका हाइफन ही होता है इस तरीके से, हाइफन फिर आप अंडरस्कोर वहाँ पे कर सकते हो। अब देख लेना ना आप, अब इतना यहाँ तक आ गए हो तो ये तो आपको पता ही होगा, फ्रॉम डेटाबेस यूजर। ठीक है, इस तरीके से, तो ये हमारा होता है केबाब केस, तो मीनिंगफुल ये बना देता है बेसिकली वेरिएबल को। तो रूल्स तो हमने समझ लिया, रूल्स तो आपका रिक्वायर्ड है, इस तरीके से आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। लेकिन अगर वेरिएबल के नाम आपके बड़े हैं तो मीनिंगफुल बनाने के लिए आप लोग डिफरेंट डिफरेंट केसेस यूज करते हो। एंड मोस्ट प्रोबेबली जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, तो आप डेफिनेटली देखोगे कि मैंने वेरिएबल का नाम ए दे दिया, मैंने वेरिएबल का नाम अल्फा दे दिया, बीटा दे दिया, बट जब आप लोग प्रोडक्शन में काम कर रहे होगे तो पिट जाओगे आप अगर इस तरीके से नाम दे रहे हो। तो आपको मीनिंगफुल नाम देना होता है। लाइक अगर आप एज स्टोर करा रहे हो तो आप वहाँ पे प्रॉपर एज लिखोगे। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ स्टोर कराना है तो आप प्रॉपर DOB या डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर लिखोगे। इस तरीके से आपको वेरिएबल का नाम देना होता है। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम हमेशा प्रॉपर मेंटेन करके आपको चलना है, तो अभी से हैबिट डाल लो। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट बचा, प्राइमरी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, जो कि आपको पढ़ना है यहाँ पे। मैं आपको ये इरेज कर दूं क्या, या एक ब्लैंक पेज ले लें? ब्लैंक पेज मैंने लिया ही नहीं है, गड़बड़ कर दिया। तो ये आप नोट कर लो, बेसिकली आप खुद का नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा बेटर है, आपका ज़्यादा बढ़िया रहेगा अगर खुद का नोट्स आप बनाते हो तो। या इसे मैं रहने दूँ, मुझे लग रहा है कि ये ठीक ठाक लिखा हो तो इसे मैं रहने देता हूँ। आगे की स्लाइड है हमारी। क्या हो रहा है, ये कीबोर्ड हमारा प्रॉब्लम हो गया क्या? वेट, अबे यार, सारी चीज़ें तो काम कर रही है, फिर ये काम क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ तो आ रहा है, इसलिए कीबोर्ड कभी कभी फंस जाता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसको बाद में देखेंगे, लेकिन पहले मैं डेटा टाइप्स आपको बता देता हूँ। ठीक है, डेटा टाइप्स आपके क्या होते हैं जावा स्क्रिप्ट में ना, एज सच आपका डेटा टाइप्स का बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ नहीं है, लेकिन डेटा टाइप्स के बारे में आपको जानना चाहिए। बाद में हम लोग डेटा टाइप्स पे भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। तो अभी अगर आपको डेटा टाइप्स का आइडिया होगा तो बढ़िया रहेगा, आप लिखने में थोड़ा कंफर्टेबल फील करोगे आगे जाके। तो डेटा टाइप्स बेसिकली क्या होते हैं, बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। मैं यहाँ पे आपको प्रीमिटिव डेटा टाइप्स या फिर आप इसको प्राइमरी डेटा टाइप्स भी कह सकते हो, प्रीमिटिव या फिर प्राइमरी जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। बाकी रेफरेंस डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स यहाँ पे होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे तो उसमें नहीं जाना है। जो मेन प्रीमिटिव या प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं ना, फंडामेंटल डेटा टाइप्स, वो क्या क्या होते हैं तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। नसबू, ऐसे नसबू ऐसा ही होता है ना कुछ एक मिनट, NNNSBU, ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो याद करने के लिए बेसिकली आप ऐसा रख सकते हो, बाकी आप पे डिपेंड करता है, पैसे याद रखो या पूरा पूरा याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं थोड़ा सा तो ट्रिक दूंगा ही ताकि आपको याद रह जाए। तो नसबू ये याद रख सकते हो, NNSSBBU, यू लास्ट में सिंगल है, बाकी सब डबल डबल है, नसबू। ठीक है, बू, नसबू। तो NNSSBBU, सबसे पहला जो N है ये डिनोट कर रहा है आपका नंबर को। ठीक है, नंबर आप समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर। दूसरा N जो है ये डिनोट कर रहा है आपका नल, नल मतलब कुछ भी नहीं, खाली एम्प्टी। ठीक है, वैल्यू कोई डिनोट करता है, बेसिकली नल वैल्यू कोई डिनोट करता है, लेकिन एम्प्टी वैल्यू कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। क्या है, एम्प्टी है। तो बहुत ज़्यादा इसमें मत पढ़ना आप, नल अभी नहीं समझ में आए तो जैसे जैसे आगे यूज केसेस आते जाएंगे आपको पता चल जाएगा। जैसे नंबर आपको पता चल गया नंबर क्या होता है, तो उसी तरह ये भी आपको पता चल जाएगा। एस मतलब होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग अभी आप लोगों ने देखा, स्ट्रिंग मतलब बेसिकली आप इस तरीके से जो लिख रहे थे ना, मानस भाई हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से जो आप लिख रहे थे, तो ये क्या है, आपका स्ट्रिंग है, जिसको आप लोग डबल क्योट या सिंगल क्योट में लिख रहे हो। तो ये जो पूरा आपका ये एक वर्ड है या दो वर्ड से मिलकर जो आप पूरा एक सेंटेंस बना रहे हो, उसको हम लोग स्ट्रिंग बोल रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, फिर अगर एक सिंगल वर्ड लिखते हो ना तो इसको हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। हालांकि इस कैरेक्टर को भी हम लोग स्ट्रिंग में स्टोर कराते हैं। अगर आप एक कोर लैंग्वेज कोई पढ़ोगे C या C++, तो उसमें आप लोग इसको कैरेक्टर बोलते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको भी स्ट्रिंग में स्टोर कराते हैं। कोई मतलब नहीं है यहाँ पे इसको कि आप सिंगल लेटर डाल रहे हो या मल्टीपल लेटर्स डाल रहे हो, वो आपका स्ट्रिंग ही है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका सिंबल होता है, तो सिंबल का यूज केस हम लोग अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे बहुत ज़्यादा। बेसिकली इस पर मैंने क्वेश्चन लिया है, या लिया भी है या नहीं लिया है मुझे पता नहीं। सिंबल पे भी बिल्कुल नहीं जाएंगे, बहुत रेयरली आप यूज़ करोगे। बेसिकली अगर मैं बताऊं भी ना तो आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, तो सिंबल को भी इग्नोर करते हुए चलो। टाइप्स अब जान लो, फंडामेंटल टाइप्स ही आप होते हैं। तो आप अभी नंबर यूज करोगे, स्ट्रिंग यूज करोगे, नल मतलब एम्प्टी, खाली, ऐसा समझ के चलो।
पहला बी जो है आपका यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है बुलियन को, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। बुलियन मतलब सही या गलत, ट्रू और फॉल्स। तो बुलियन में आपके दो ही वैल्यू आते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो जब भी आपको सही गलत ट्रू और फॉल्स देखना होता है ना, तो आप यहाँ पे बुलियन डेटा टाइप का यूज़ करते हो। तो क्या बुलियन डेटा टाइप को यूज़ करने के लिए कोई अलग तरीका है? नहीं। जैसे आप लेट यूज़ कर रहे थे ना, ये सारे के सारे डेटा टाइप्स आपके लेट में ही आ जाएंगे। लेट यूज़ करके ए इज इक्वल टू अगर ट्रू लिख रहे हो तो वो हो जाएगा बुलियन। ए इज इक्वल टू ये स्ट्रिंग लिख रहे हो तो वो हो जाएगा आपका स्ट्रिंग। ए इज इक्वल टू कुछ नंबर असाइन कर रहे हो तो वही सेम ए आपका हो जाएगा नंबर। फिर ये जो है आपका बिग इंट, बिग बिग इंट आप बेसिकली समझ रहे हो, बड़ा इंटीजर। ये जो नंबर है ना आपका नंबर, बड़ा, बहुत बड़ा नंबर। इधर भी आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे बग आया था, बहुत ज़्यादा लाइक्स की वजह से थोड़ा ग्लिच आ गया था। तो जब भी आपका ऐसा होता है ना कि बहुत बड़ा एक नंबर आ रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर, तो वहाँ पे आप बिग इंट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इंस्टीड ऑफ कि आप नंबर यूज़ करो, वहाँ पे आप बिग इंट डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद यू क्या है आपका? यू है आपका अनडिफाइंड, जो कि आपने अभी देखा था। जब आप डिक्लेयर करते हो वहाँ पे आपका कोई भी वैल्यू नहीं होता है, कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं करते हो, तब आपका उस केस में आता है अनडिफाइंड। तो ये आपके बेसिकली 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप है। उसके बाद यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स या रेफरेंस डेटा टाइप्स भी बहुत सारे आते हैं। लाइक रेफरेंस डेटा टाइप्स में आपका जो फंडामेंटल होता है तो वो तो आपका ऑब्जेक्ट ही होता है, उससे आपका बना होता है आपका यहाँ पे एरे। जावा स्क्रिप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी लैंग्वेजेस की नहीं। एरे, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे और क्या क्या यूज़ कर सकते हो, और आप यूज़ कर सकते हो मैप वगैरह। ठीक है, एरे, मैप, तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में होती है, बट इसमें तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है अभी, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप को अभी आपको लेके आगे बढ़ना है, जो कि है नंबर, नल, स्ट्रिंग, सिंबल, बिग इंट, बुलियन, अनडिफाइंड, नस्बू। ठीक है, जिसमें आपको मेन यूज आएगा नंबर। नल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बट मान के चल सकते हो आप अभी के लिए बिल्कुल खाली वैल्यू, एम्प्टी वैल्यू। अनडिफाइंड मतलब आपने डिफाइन नहीं किया है अभी उसमें कुछ वैल्यू, तो वो अनडिफाइंड है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो, कोई वैल्यू असाइन नहीं करो, तो बाय डिफॉल्ट वो अनडिफाइंड ही होता है, नल नहीं होता है। नल आपको असाइन करना पड़ता है बेसिकली। तो नल भी एक वैल्यू ही है, लेकिन एम्प्टी वैल्यू। फिर उसके बाद एस आपका होता है स्ट्रिंग, जो ये आपने देखा है। स्ट्रिंग को भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, सिंबल अभी यूज़ ही नहीं करेंगे। बूलियन को यूज़ करोगे, ट्रू फॉल्स। बिग इंट डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो बड़े नंबर्स के लिए, बट ये भी अभी हम लोग बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। तो डेफिनेटली अगर इसको यूज़ केसेस से समझा जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहला तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा था प्रैक्टिकल यूज़ केस जो है। सपोज प्राइस ऑफ 2 प्रोडक्ट्स कम फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस से आपके 2 प्रोडक्ट के प्राइस आ रहे हैं, एक प्रोडक्ट का कुछ प्राइस है, दूसरे प्रोडक्ट का कुछ प्राइस है, उसको आपको वेरिएबल में स्टोर कराना है, और स्टोर करा के आपको दोनों का प्राइस सम करना है। तो आप कैसे करोगे? तो बहुत आसान है, बेसिकली यहाँ पे आपको डेटा टाइप्स का भी आइडिया लग जाएगा, वेरिएबल्स का भी आइडिया लग जाएगा, और जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो आपका क्लियर हो जाएगा। एंड लास्ट में क्वेश्चंस भी हैं, तो ध्यान से देखो। तो इसे करते हैं हम लोग क्लोज। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो कुछ भी प्राइस आ रहा है, हमें नहीं पता क्या प्राइस आ रहा है अभी, तो हम लोग खुद ही यहाँ पे कुछ भी प्राइस इंटर कर देंगे। बाकी जब डेटाबेस में जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग वहाँ पे ले सकते हैं। तो नेम मैं क्यों ले रहा हूँ, प्राइस 1। ठीक है, इस तरीके से नाम दे सकते हैं। क्या 1 प्राइस लिख सकते हैं? नहीं, प्राइस 1 हम लिख सकते हैं। स्टार्ट आपको करना है अल्फाबेट से, अंडरस्कोर से, या फिर डॉलर सिंबल से। तो प्राइस 1 इज इक्वल टू कुछ प्राइस दे दो आप लोग, लाइक यहाँ पे 499 आपने दे दिया, एंड फिर आपने प्राइस 2 नाम दे दिया यहाँ पे 299, इस तरीके से। तो एक प्रोडक्ट का प्राइस आपका 499, दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस आपका 299। अब दोनों को आपको सम करना है। तो लेट आपने किया टोटल प्राइस नाम का एक बनाया आपने वेरिएबल, उसमें आपने प्राइस 1 में जो वैल्यू है प्राइस 1 उसको ऐड कर दिया आपने प्राइस 2 से। ठीक है, तो प्राइस 1 में क्या है 499, तो यहाँ पे आ जाएगा 499। प्राइस 2 में क्या है 299, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 299। एंड दोनों प्लस प्लस होके टोटल प्राइस वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर जाके सेव हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम CLG करें console.log टोटल प्राइस को, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 798। आप कैलकुलेट करके देख लेना, यही प्राइस आ रहा होगा आपका। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक यूज केस। अब फिर दूसरा यूज केस में आते हैं। दूसरा यूज केस हमारा क्या है? दूसरा यूज केस है हमारा, यूजर इंटर देयर फर्स्ट एंड लास्ट नेम इनटू ए फॉर्म एंड यू नीड टू डिस्प्ले द फुल नेम। अब इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे ब्राउजर को लिंक करते हुए काम कर रहे हैं, तो ब्राउजर के साथ थोड़ा सा खेल के देखते हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि कुछ चीज़ें ब्राउजर स्पेसिफिक होती है, यहाँ पे काम नहीं करेगी, तो वो भी हम लोग करके देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, प्रॉम्प्ट से हम लोग कुछ वैल्यू ले सकते हैं। लाइक मैंने बोला इंटर नेम, ठीक है, एंड मैंने फिर लिखा प्रॉम्प्ट इंटर फुल नेम। ठीक है, और ये आपका स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे आप स्पेसेस वगैरह कुछ भी दे सकते हो। ये आपका बेसिकली फिक्स्ड वैल्यू है स्ट्रिंग, जो मैंने आपको डेटा टाइप बताया। ठीक है, तो अब देखो प्रॉम्प्ट इज नॉट डिफाइंड, तो बेसिकली VS कोड में तो ये नहीं चलेगा, लेकिन क्योंकि ये ब्राउजर स्पेसिफिक है तो ब्राउजर में जरूर चलेगा। तो रिलोड करते हैं, तो क्या हो गया, ये लाइव सर्वर ऑन नहीं है क्या हमारा? वेट वेट, अच्छा हमने रिलोड किया था ना, तो इस वजह से यहाँ पे। ठीक है, देखो आ गया।
तो यहाँ पे इंटर नेम, तो इंटर नेम मैंने मान लो यहाँ पे दिया मानस, मैंने किया ओके, मतलब यहाँ पे ये जो ओके है। इंटर फुल नेम मैंने दिया लाल, ओके। तो क्या हमें कुछ वैल्यू रिसीव हुआ कंसोल में? अगर हम देखें तो नहीं, ऑब्वियसली वैल्यू तो कुछ रिसीव नहीं हुआ। क्या हमें यहाँ पे कोई वैल्यू रिसीव हुआ? तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हमारा कोई वैल्यू रिसीव नहीं हुआ। अरे आपने प्रॉम्प्ट कराया, वैल्यू लिया, लेकिन उसको वेरिएबल में स्टोर कहाँ कराया? तो स्टोर भी तो कराओ। तो लेट नेम में हमने ये स्टोर करा दिया, और लेट, और फुल नेम यहाँ पे हम लोग क्यों ले रहे हैं? फुल नेम नहीं, लास्ट नेम बोलना चाहिए। लेट लास्ट नेम, ये कौन सा केस है जल्दी बताओ? कैमल केस। ठीक है, तो नेम में हम क्या स्टोर करा रहे हैं? जो भी हम यहाँ वहाँ से नेम सेंड कर रहे हैं, और लास्ट नेम में जो भी वहाँ से हम लोग लास्ट नेम सेंड कर रहे हैं। तो मैं कंसोल करके दिखा देता हूँ नेम को भी, एंड कंसोल करके दिखा देता हूँ मैं लास्ट नेम को भी। ठीक है, तो वापस से आते हैं ब्राउज़र पे। ब्राउज़र कहाँ गया हमारा? ये रहा। रिलोड करते हैं एक बार, कंट्रोल आर से आप रिलोड कर सकते हो। तो फुल नेम में मैं डालता हूँ मानस, ओके किया मैंने। लास्ट नेम में मैं डालता हूँ लाल, तो मानस लाल यहाँ पे आना चाहिए। एंड ये बार बार ऐसा क्यों आ रहा है? कितनी बार हमने करा दिया? वेट, यहाँ पे शायद पुराना वाला कमेंट नहीं किया हमने क्या? नहीं, सारी चीज़ तो कमेंट आउट है, तो 2 ही यहाँ पे प्रॉम्प्ट आना चाहिए। वेट 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 वेट, यहाँ पे वापस से इसको रिलोड करते हैं एक बार। ओके ओके करो, इसलिए ख़त्म हो गया, वापस से रिलोड करो। तो इंटर नेम, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मानस, ओके। इंटर लास्ट नेम मैं लिखता हूँ लाल, ओके किया मैंने। तो अब यहाँ पे आप कंसोल में देखो, आपका मानस लाल यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हमें यहाँ पे क्या टास्क दिया गया था कि दोनों को कॉन्कैटिनेट करके फुल नेम आपको दिखाना है। तो कैसे दिखा सकते हैं हम लोग? तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? CLG, या फिर लेट एक वेरिएबल भी बना लेते हैं फुल नेम का। फुल नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ बेसिकली, नेम प्लस लास्ट नेम। अब यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट इतना समझदार है कि जब हम नंबर यूज़ कर रहे थे तो उसको नंबर की तरह ऐड कर रहा था, लेकिन जब हम लोग स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रिंग को वो कॉन्कैटिनेट कर रहा है, बेसिकली जोड़ दे रहा है, ऐसा नहीं कि प्लस नंबर की तरह कर रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे नेम और लास्ट नेम हटाऊँ और यहाँ पे मैं CLG करूँ फुल नेम को, तो आप फुल नेम में देखोगे डेफिनेटली यहाँ पे क्या आ रहा है आपका। कैंसिल करते हैं, इसे भी कैंसिल करते हैं, वापस से रिलोड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया मानस, इंटर, मैंने यहाँ पे दिया लाल, इंटर। तो अब अगर आप यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे तो नहीं, बेसिकली ब्राउज़र में ही, किधर गया हमारा ब्राउज़र? ये रहा, कंट्रोल शिफ्ट आई से। तो आप यहाँ पे देखो मानस लाल आ रहा है इस तरीके से कुछ। अच्छा, यहाँ पे हम स्पेस भी दे सकते हैं क्या? डेफिनेटली आप यहाँ पे इस तरीके से प्लस एक खाली स्पेस भी दे सकते हो इस तरीके से। क्या कर रहा हूँ मैं? अरे यार, ठीक है, इस तरीके से ऐसे यहाँ पे इसे हटाएंगे, एंड यहाँ पे खाली स्पेस। तो अब यहाँ पे मानस आ जाएगा, जो भी यहाँ पे से हम इंटर करेंगे यहाँ पे वो आ जाएगा, एंड फिर एक खाली स्पेस, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये काम करेगा। वापस से आते हैं, कैंसिल किया हमने, इसको भी कैंसिल किया, रिलोड करेंगे वापस से। तो मैंने यहाँ पे डाला मानस, एंड मैंने किया ओके। मैंने यहाँ पे डाला कुमार लाल, और मैंने किया ओके। तो यहाँ पे देखो मानस, फिर यहाँ पे स्पेस आ गया, एंड कुमार लाल में तो हमने खुद ही स्पेस दिया था, तो वो स्पेस तो आएगा ही। तो मानस कुमार लाल यहाँ पे आ गया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा मोटा सा यूज़ केस, बहुत बड़ा यूज़ केस नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉपर समझ में आ गया होगा, जो भी हमने लेट कांस्टेंट वेर पढ़ा, रूल्स फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन पढ़ा। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैंने बोला था आपको पेशेंस के साथ सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। मैं 10-10 मिनट के बहुत सारे नहीं बना सकता एक प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया यूज़ केस, आपको ये डेटा टाइप्स भी समझ में आ गया। एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लो, फिर हम लोग और आगे देखते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें और है, थोड़ा लंबा और चलेगा वीडियो। तो गाना का वॉल्यूम इन्होंने थोड़ा सा और लाउड कर दिया है, तो मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि ये शांत हो जाए, बट अब मुझे नहीं लगता है कि ऑब्वियसली ऐसा होगा, और इस चक्कर में मैं अगर रुक गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 दिन बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए मैं आज बना रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील हो रहा होगा, बट क्या ही कर सकते हैं। बस ये एक वीडियो में ऐसा होगा, इसके बाद नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मैं बेसिकली 1 दिन बाद ही वीडियो बनाऊंगा, जब ये फेस्टिवल ओवर हो जाएगा, तो आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस इस वीडियो के लिए। तो इतना आपने कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। जावा स्क्रिप्ट इज ए डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज एंड फॉरगिविंग लैंग्वेज। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावा स्क्रिप्ट का। पेन मेरा सिलेक्टेड ही है ना? हाँ। डायनामिकली टाइप्ड क्या होता है? अनसिलेक्ट कर दिया क्या मैंने? पेन सिलेक्ट ही था, ठीक है। डायनामिकली टाइप्ड क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने देखा कि जब हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे, तो डेटा टाइप्स हम लोगों को मेंशन नहीं करना पड़ रहा था कि इस वेरिएबल में इस डेटा टाइप का वैल्यू ही आएगा। हम ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रहे थे। लाइक अगर हमें स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए तो स्ट्रिंग और वेरिएबल का नाम ऐसा नहीं लिख रहे थे, जैसे C या C++ में हम लोग लिखते हैं। जिन्होंने पढ़ रखा है उनको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है कोई दिक्कत नहीं है, सुन तो सकते ही ऑब्वियसली। तो सी में हम क्या करते हैं, जैसे इंटीजर वैल्यू अगर स्टोर कराना है तो इंट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग इंटीजर वैल्यू भी डाल सकते हैं, उसके अलावा कुछ डालेंगे तो एरर आ जाएगा। सिमिलरली अगर स्ट्रिंग स्टोर कराना है तो स्ट्रिंग
नेम इज इक्वल टू यहाँ पे स्ट्रिंग ही डाल सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं डाल सकते और अदरवाइज एरर आ जाएगा। कैरेक्टर स्टोर कराना है तो कैर यहाँ पे सी एच इज इक्वल टू कैरेक्टर स्टोर करा सकते हैं, ABCD, अदरवाइज कुछ एरर आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में सिर्फ एक कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग, लेट, कॉन्स्ट या फिर वैर, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम देते हैं, नेम यहाँ पे, और इसके अंदर हम लोग अगर कुछ नंबर डालते हैं तो ये वेरिएबल नंबर बन जाता है। अगर हम लोग कुछ यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दे तो ये वेरिएबल आपका स्ट्रिंग बन जाता है। कुछ अगर हम लोग यहाँ पे बुलियन वैल्यू डाल दे तो ये वेरिएबल आपका बुलियन बन जाता है। टाइप कैसे चेक कर सकते हैं वो भी अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा होता है। तो ये डायनामिकली चेंज कर ले रहा है अपना टाइप। यहाँ पे जो भी वेरिएबल है अपना टाइप डायनामिकली चेंज कर ले रहा है, जो भी हम लोग वैल्यू इसमें डाल रहे हैं। इवन अगर हम लोगों ने इसमें पहले नंबर डाल रखा है A, तो ये स्ट्रिंग होगा। हमने उसको अपडेट कर दिया, डाल दिया 1, तो ये टाइप भी अपना चेंज कर लेगा। पहले इसका क्या था, स्ट्रिंग, अब क्या हो गया, नंबर। तो ये अभी हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है जावास्क्रिप्ट को। एंड कहीं ना कहीं अगर आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर हो तो आपको ये प्रॉब्लमेटिक भी लगेगा। फिर उसके बाद आप लोग टाइप सेफ्टी के लिए अलग से टाइप स्क्रिप्ट वगैरह यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हो, जो कि अलग चीज़ नहीं है, जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है, कुछ अलग चीज़ नहीं है, तो उसमें भी नहीं जाते हैं। बट हाँ, ऐसी भी चीज़ें होती है, आइडिया लेते हुए चलो अभी से। तो मैं आपको बता रहा था कि डायनामिकली यहाँ पे चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेट, कोई वेरिएबल का नाम देते हैं ए, अभी तो बेसिकली हम लोग समझ ही रहे हैं ना, तो ए में मैंने 1 डाल दिया, एंड CLG मैं करूँ टाइप ऑफ ए, ठीक है, मैंने क्या लिखा, और ध्यान से देखना, टाइप ऑफ यहाँ पे कोई स्पेसेस नहीं होता, ये बेसिकली कीवर्ड है टाइप ऑफ। तो टाइप ऑफ एंड स्पेस देके अगर मैं ए लिखूँ, और इसका 2 तरीका है बेसिकली, CLG, आप ऊपर वाले तरीका फॉलो करो या फिर टाइप ऑफ ब्रैकेट लिख के ए लिखो, ठीक है। तो ब्रैकेट देके यहाँ पे ए लिखो या फिर टाइप ऑफ एक स्पेस देके ए लिखो, दोनों में आपका सेम ही यहाँ पे आएगा। देखो नंबर क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका नंबर आ रहा है, ठीक है, ये देखो नंबर, एंड ये 2 बार इसलिए आ रहा है यहाँ पे। बेसिकली इसको एरो ओपन करोगे तो यहाँ पे आपका एक, यहाँ पे आपका आउटपुट देता है, यहाँ पे आप एडिट वगैरह आपका ऑप्शन देता है, ये koyoka.js, तो इसमें आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका टाइप नंबर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ए में ही कुछ स्ट्रिंग वैल्यू डाल दूँ लाइक अल्फा, तो यहाँ पे देखो ये तुरंत चेंज हो गया, स्ट्रिंग हो गया इसका टाइप। फिर अगर मैं यहाँ पे ए में ही इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ए में ही अगर मैं ट्रू डाल दूँ तो ये तुरंत अपना टाइप चेंज कर लेगा, बुलियन। देख रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पे टाइप कन्वर्जन होता है। तो दैट्स वाई से हम लोग डायनामिकली टाइप लैंग्वेज बोलते हैं। तो कई अगर आपसे बोले कि जावास्क्रिप्ट या डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, तो थोड़ा बहुत हमें टाइप स्क्रिप्ट वगैरह लगाना पड़े, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है तो बढ़िया है, ठीक है। हम इसको भी फिक्स करने देखेंगे, कैसे हम लोग इसको एक लिमिट कर सकते हैं कि इसमें हम लोग इंटीजर ही डालेंगे, ये सारी चीज़ें डालेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे आगे। तो अभी इसमें नहीं जाना है। तो आपको समझ में आ गया कि जावास्क्रिप्ट एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट एक फॉरगिविंग लैंग्वेज भी है। ऐसा बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि जावास्क्रिप्ट एक बड़ा मजेदार लैंग्वेज है, फॉरगिविंग लैंग्वेज है, हमें माफ कर देता है। अब किन गलतियों को माफ करता है वो भी तो देखना पड़ेगा ना हमें। तो जावास्क्रिप्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे आके, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, लाइक अगर मैंने यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू 1 लिखा और सेमीकोलन लगाया है, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे लाइन एंड हो गया, मैं यहाँ पे सेमीकोलन अगर नया लगाऊँ तो क्या एरर मुझे दे रहा है? नहीं दे रहा है, ये फिर भी रन कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया तो क्या ये मुझे एरर दे रहा है? नहीं दे रहा है, ये फिर भी रन कर रहा है। तो ये फॉरगिविंग लैंग्वेज है। छोटे मोटे सिंटैक्स एरर को ये खुद में समझ लेता है और आपको एरर नहीं देता है फालतू का। जैसे सी में अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाओ तो वो भी एरर देगा कि आपने सेमीकोलन मिस कर दिया, मैं नहीं चलूंगा। जावास्क्रिप्ट ऐसा नहीं करता है, ठीक है। हाँ, अगर आपको मैंडेटरी हो जाता है कि आपको यहाँ पे लाइन एंड करना ही है, तब तो आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसी सेम लाइन में मैं 2 लाइन का कोड लिखना चाहूँ इस तरीके से, तो अब ये मुझे यहाँ पे एरर देगा, इसे समझ नहीं आएगा आपने क्या यहाँ पे वैल्यू में स्पेस वगैरह दे दिया है, दोबारा इक्वल टू यूज कर दिया, क्या ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। तो अगर आप बताना चाहते हो सेम ही लाइन में 2-3 लाइन लिखना चाहते हो और आप बताना चाहते हो कि ये वाला लाइन तो यहीं पे खत्म हो गया है, तब आप यहाँ पे आपको मैंडेटरी है कि यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंटर करके दूसरे लाइन में लिखते हो तब आपको कोई नीड नहीं है, आप लगाओ नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप सेमीकोलन भी लगाते चलो, ठीक है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं फॉरगिविंग लैंग्वेज। और एक चीज़ है, और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो अगर मैं CLG करूँ, मैं यहाँ पे MKL में नहीं, बेसिकली स्ट्रिंग में लेता हूँ 2। देखो ये जो 2 है आपका स्ट्रिंग है, एंड यहाँ पे मैं जो 2 लिख रहा हूँ ये नंबर है। तो 2 + 2 यहाँ पे मिलके 4 नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 है ये आपका स्ट्रिंग है, एंड ये वाला जो 2 है ये आपका एक नंबर है। तो ये स्ट्रिंग में चेंज कर दे रहा है। ये जो नंबर है ना, ये वाला 2, इस नंबर को ऑटोमेटिकली, ये कोई एरर नहीं दे रहा है कि आप स्ट्रिंग को नंबर के साथ जोड़ रहे हो, मैं नहीं जोड़ूंगा, ये एरर नहीं दे रहा है। ये खुद में इतना इसके पास कॉमन सेंस है कि यहाँ पे आपने स्ट्रिंग लिखा है, यहाँ पे ये नंबर लिख रखा है, तो इसने नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया
और इस स्ट्रिंग के साथ ऐड कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। आपने देखा था ना, मानस जो भी फुल आपका स्टार्टिंग का नेम था और लास्ट वाला जो नेम था उसको हम लोग कॉन्कैटिनेट करा रहे थे प्लस का यूज करके, तो कॉन्कैटिनेट हो जा रहा था, चिपक जा रहा था, ना कि वहाँ पे कुछ एक्चुअली में एडिशन परफॉर्म हो रहा था। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये कॉन्कैटिनेट कर रहा है, ये 2 है यहाँ पे नंबर, इसको इसने स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, और स्ट्रिंग में चेंज करने के बाद 2 को 2 से कॉन्कैटिनेट करा दिया, तो यहाँ पे बन गया 2 2। इट इज नॉट 22, इट इज 2 2। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है ये 2 2, ठीक है। वहीं अगर आप लोग देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है एक, अगर मैं यहाँ पे 2 और -2 कर दूं तो ये 0 दे रहा है और दैट मीन्स यहाँ पे अगर 2 -2 मैं कर रहा हूं तो इसने स्ट्रिंग को नंबर में चेंज कर दिया, और अगर मैं प्लस कर रहा था तो इसने नंबर को स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। तो ये जावास्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी है, तो आपको रटना नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं होना है, बस आपको समझते चलना है कि ऐसा ऐसा कुछ कुछ चीज़ें होती है जावास्क्रिप्ट में। तो अभी अगर ध्यान में रख के चलोगे तो आगे आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है। अगर आप यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करके देखो ना, टाइप ऑफ, इसको ब्रैकेट में रैप कर दो क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हम लोगों को दिखानी है, तो टाइप ऑफ ऐसे स्पेस दे के नहीं यूज़ कर पाएंगे हम लोग, या कर सकते हैं, नहीं एरर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट देना ही पड़ेगा, ठीक है। नान के बारे में भी अभी देखेंगे, क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं ऑब्वियसली, सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ मैं। तो टाइप ऑफ 2 + 2, यहाँ पे देखो स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। आउटपुट क्या आ रहा था हमारा 2 + 2, आपका ऑब्वियसली आउटपुट आ रहा था, यहाँ पे आउटपुट भी देख लेते हैं यहाँ पे साथ ही साथ। तो 2 + 2 हमारा यहाँ पे आउटपुट आ रहा था 22, और यहाँ पे टाइप इसका क्या आ रहा है 2 + 2 का, एक वेरिएबल में स्टोर करा ले क्या इसे, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर। लेट a1 = दिस एंड लेट a2 = दिस, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे असाइन करा देते हैं, तो अब आपको ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं यहाँ पे a1 का वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, साथ ही टाइप ऑफ a1 ये बताएगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से मैं यहाँ पे आपका a2 प्रिंट करा लूँगा एंड टाइप ऑफ a2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेफिनेटली कि a1 में वैल्यू 22 है, जो कि एक स्ट्रिंग है, टाइप इसका क्या है, स्ट्रिंग है, एंड a2 में इसने नंबर में चेंज कर दिया एंड टाइप इसका क्या है, नंबर है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, तो इसलिए हम इसे फॉरगिविंग लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज तो है ही, साथ ही साथ फॉरगिविंग लैंग्वेज, एंड एक्चुअली इस केस को भी हम लोग डायनेमिकली टाइप में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि डायनेमिकली यहाँ पे भी टाइप कन्वर्जन ये कर रहा है एक्चुअली, और कोई एरर तो दे नहीं रहा है। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे सटीक है बिल्कुल, इसे हम लोग डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज भी कह सकते हैं, इसे हम लोग फॉरगिविंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको बता दी हैं। तो लेट अल्फा = 5 एंड लेट अल्फा इवन इफ सेमीकोलन इज मिसिंग इट विल नॉट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन, माई वेर = 10। और एक चीज़ यहाँ पे आपको मैंने बताया कि वेरिएबल को बनाने के लिए आपको आगे में लेट कॉन्स्ट यूज़ करना होता है। अगर मैं यहाँ पे लेट कॉन्स्ट यूज़ ना करूँ, मैं डायरेक्ट लिखूँ अल्फा = 22, तो क्या ये मुझे एरर देगा? तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा, यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है मुझे 22, ठीक है। बट ये गुड अप्रोच नहीं है, आपको आगे में लेट या कॉन्स्ट का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये एक प्रोडक्शन अप्रोच है, आप नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, एरर नहीं देगा, बट ये बिल्कुल ही गंदा अप्रोच है, ये तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करना है आपको। इवन ये सारी चीज़ें भी नहीं करनी है, इसको भी, इस पर भी पाबंदी लगाएंगे हम लोग आगे जाके, बट हाँ आपको समझाने के लिए ये ज़रूरी था, ठीक है। तो इसे हम कमेंट करते हैं, और ये क्या कर दिया मैंने, कंट्रोल/ से, या इतना जो मैं कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं इस तरीके से भी कर सकता था, यहाँ पे मैंने कमेंट किया एंड यहाँ पे मैंने कमेंट को क्लोज कर दिया, ये भी काम करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेटली। तो हमारा ये वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है जावास्क्रिप्ट का। अब क्वेश्चंस पे आते हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, और कुछ छूट गया होगा तो क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा। तो इसी तरीके से लेते चलेंगे। तो क्या ये इंटरव्यू क्वेश्चन है? ऑब्वियसली नहीं है, बिल्कुल भी इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड मैंने लिया है, एंड ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ। पहले वीडियो में क्या ही इंटरव्यू क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या प्रोजेक्ट बना लेंगे, ये बेसिक है बिल्कुल। आप मान के चलो कि एटलीस्ट 3 से 4 वीडियो, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस, या हो सकता है कि बीच में भी इंटरव्यू क्वेश्चंस आ जाए, कोई ऐसे गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, उसके बाद बेहतर इंटरव्यू क्वेश्चंस और लगातार इंटरव्यू क्वेश्चंस ही आ रहे होंगे, क्योंकि तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं उसके बाद आपके, ठीक है। तो पेन तो हमारे सिलेक्टेड ही है। तो हाउ डू यू डिक्लेयर ए वेरिएबल? तो यूजिंग, पेन क्यों नहीं चल रहा है? तो हाउ डू यू डिक्लेयर ए वेरिएबल? यूजिंग लेट कॉन्स्ट या वेर का यूज करके हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, लेट अल्फा। और सिर्फ इसने पूछा है हाउ डू यू डिक्लेयर, तो इनिशियलाइज मत कर देना, ठीक है। इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेर, लेट एंड कॉन्स्ट? तो वेर का में आप रीडिक्लेयर भी कर सकते हो, रीडिक्लेयर इज पॉसिबल, ठीक है। क्या मैं लिख रहा हूँ, रीडिक्लेयर, समझ गए ना आप लोग, रीडिक्लेयर इज पॉसिबल। इसमें हम लोग वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं, अपडेट, और साथ ही साथ ये ग्लोबल स्कोप होता है, ठीक है, ग्लोबल स्कोप होता है।
लेकिन वही अगर लेट की बात करें तो यहाँ पे लेट में हम लोग रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ग्लोबल स्कोप ये नहीं होता है, ब्लॉक स्कोप होता है। वहीं अगर हम लोग कॉन्स्ट की बात करें तो कॉन्स्ट में तो डेफिनेटली हम लोग रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, हम लोग अपडेट भी नहीं कर सकते हैं, ग्लोबल स्कोप भी ये नहीं होता है, ये एक ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ये हो गया कैन यू चेंज द वैल्यू ऑफ कॉन्स्ट वेरिएबल, तो इसका एक वर्ड में आंसर है नो, हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। व्हाट विल हैपन इफ यू यूज ए वेरिएबल विदाउट डिक्लेयरिंग इट, अगर आप इसका मतलब ये है कि अगर आप वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो, लाइक लेट नेम आपने डिक्लेयर कर दिया और आप उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हो, कंसोल डॉट लॉग करके आपने यहाँ पे नेम को यूज किया है, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको डेफिनेटली मैंने बताया था यहाँ पे आपको अनडिफाइंड मिलेगा। ठीक है, अनडिफाइंड भी एक डेटा टाइप है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ डिफाइंड नहीं है, तो आपको यहाँ पे अनडिफाइंड मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो व्हाट विल हैपन इफ यू यूज ए वेरिएबल विदाउट डिक्लेयरिंग इट, विदाउट डिक्लेयरिंग इट, यू यूज ए वेरिएबल विदाउट डिक्लेयरिंग इट, ओ आई एम सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, विदाउट इनिशियलाइजिंग इट अगर होता ना तो यहाँ पे अनडिफाइंड मिलता, अगर हम लोग डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला आंसर जो है ना, ये वाला सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, यहाँ पे इसने पूछा विदाउट डिक्लेयरिंग इट क्या होगा, मैंने यहाँ पे सोच लिया कि विदाउट इनिशियलाइजिंग इट क्या होगा, तो अगर इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो हमारा अनडिफाइंड आएगा, और अगर बिना डिक्लेरेशन के ही हम लोग यूज करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारा आएगा रेफरेंस एरर, यहाँ पे हमारा क्या आएगा? रेफरेंस एरर। और रेफरेंस एरर पे भी डिस्कशन किया जा सकता है लंबा चौड़ा, बट बहुत ज़्यादा मैं लेके नहीं जाऊंगा। रेफरेंस एरर मतलब ये होता है कि मैंने आपको बताया ना कि जब आप डिक्लेयर करते हो तो एक कंटेनर का एक नाम होता है, एक रेफरेंस क्रिएट होता है, एक वेरिएबल कंटेनर बनता है, नाम उसे मिलता है, तो बेसिकली हमने रेफरेंस ही क्रिएट नहीं किया है, तो क्योंकि रेफरेंस ही क्रिएट नहीं किया है, हमने डिक्लेयर ही नहीं किया है, तो आपको क्या मिलेगा? रेफरेंस एरर मिलेगा, हम उसे यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने अभी क्या कोई बीटा नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है? मैंने नहीं किया है, तो यहाँ पे ये बोलेगा बीटा इज नॉट डिफाइंड, एंड एक्चुअली यहाँ पे रेफरेंस एरर आना चाहिए था, तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, कंसोल में आके देखते हैं, यहाँ पे आपको ये बता रहा होगा रेफरेंस एरर बीटा इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो प्रॉपर एरर अगर आपको देखना है, प्रॉपर एरर, तो आप यहाँ पे कंसोल में आके देख सकते हो, या फिर इसी फाइल को आप टर्मिनल में भी रन करा के देख सकते हो, ये भी मैंने आपको बताया था। नोड वेरिएबल, और मैंने यहाँ टैब इंटर किया तो ये सजेशन ले लिया इसने, टैब प्रेस करोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से वी लिखा एंड मैंने प्रेस किया टैब, तो जो भी वी नाम का यहाँ पे फाइल आपका बना हुआ होगा वो यहाँ पे सजेशन में आपका आ रहा होगा। ठीक है, और मैंने इंटर किया तो यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग बीटा, यहाँ पे रेफरेंस एरर बीटा इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। केओ का वापस से खोल लेते हैं, यहाँ पे हमें मिलता रहेगा, तो इसे मैं कमेंट कर दूँ तो डेफिनेटली, तो वापस से आ जाते हैं हम अपने यहाँ पे, जहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो समझ में आ गया, डिक्लेयरिंग इट, अगर डिक्लेयर नहीं करेंगे तो रेफरेंस एरर आएगा, और अगर इनिशियलाइज नहीं करते, डिक्लेयर कर देते तो अनडिफाइंड हमारा मिलेगा। तो व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल, एक्चुअली इसका आंसर ये है ठीक है, अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा? तो आपका अनडिफाइंड होगा। व्हाट आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, अब जल्दी से बता दो, मैंने इसका आपको एक ट्रिक बताया था, एन एन, एस एस, बी बी, यू यू, यू यू नहीं, बेसिकली एक ही यू था, एन मतलब नंबर, दूसरा एन मतलब नल, तीसरा एस मतलब स्ट्रिंग, और चौथा एस मतलब ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस है कुछ, आप जैसे याद रखना चाहो, यहाँ पे तीसरा एस मतलब स्ट्रिंग या फिर सिंबल, तो स्ट्रिंग, सिंबल, बुलियन, बिगिन और अनडिफाइंड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड, अब आपको यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। देखो अब आपने इतनी चीजें पढ़ ली तो आपको नल और अनडिफाइंड में क्लियर हो जाएगा। अनडिफाइंड आपका कब आता है? अनडिफाइंड आपका तब आता है जब आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया हो लेकिन उसे इनिशियलाइज नहीं किया, उसके अंदर कोई वैल्यू डिफाइन नहीं किया, तब आपका अनडिफाइंड आता है। या अगर आप आगे जाके फंक्शन पढ़ोगे तो फंक्शन में अगर आपने कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं किया है तो भी वहाँ पे अनडिफाइंड आता है। अब ये लाइन हो सकता है आपको समझ ना आया हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखेंगे। तो इस केस में आपका अनडिफाइंड आता है जब आपने वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर ही नहीं कराया और आप उसे एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हो। वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया है लेकिन स्टोर ही नहीं कराया है और उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका अनडिफाइंड आएगा। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपका ये होता है, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे बाय डिफॉल्ट क्या होता है किसी वेरिएबल में वैल्यू, तो आपका होता है अनडिफाइंड। इसका डेटा टाइप क्या होता है? अनडिफाइंड। ठीक है, डेटा टाइप ऑफ अनडिफाइंड इज अनडिफाइंड। वहीं अगर हम इंटेंशनली एम्प्टी वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं, अब ये बात ध्यान से सुनना, लाइक मैंने अगर लेट नेम लिया और डिक्लेयर करके यूज करने की कोशिश की तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड का डेटा टाइप क्या होता है? अनडिफाइंड। वहीं अगर मैंने लेट अल्फा इज इक्वल टू नल डाल दिया तो अब ये अनडिफाइंड नहीं है, मैं यहाँ पे इंटेंशनली इंटेंशनली मतलब ये है कि मेरा मकसद ही यही है कि मैं बता रहा हूं कि इस वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है, ये एक एम्प्टी वेरिएबल है। ठीक है, तो मैं नल डाल के ये साबित कर रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ कि इस वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है, एक एम्प्टी वेरिएबल है, तो इंटेंशनली मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिससे कि आप डिनोट करते हो कि ये वेरिएबल आपका एम्प्टी है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, और ये आपका बाय डिफॉल्ट होता है जब आप वेरिएबल बनाते हो, डिक्लेयर करते हो लेकिन इनिशियलाइज नहीं करते हो। तो आपका नल एंड अनडिफाइंड में भी क्लियर हो गया। और अनडिफाइंड का डेटा टाइप
अनडिफाइंड। नल का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट ये क्या बोल दिया मैंने, अभी देखो पता चल जाएगा आपको क्या बोल दिया मैंने। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ लेट नेम, ठीक है, और मैं लेट नेम 1 इज इक्वल टू नल, तो आप देखोगे CLG नेम तो आपका अनडिफाइंड आ रहा है, और मैं टाइप ऑफ नेम देखूं तो आपका वो भी अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। फिर मैं CLG करता हूं, मैं देख रहा हूं नेम 1 क्या है, तो नेम 1 आपका नल है, कोई वैल्यू नहीं, एम्प्टी वैल्यू है। टाइप ऑफ नेम 1 क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, हालांकि आप जानते नहीं ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, डिस्कस करेंगे बाद में, अभी आपको बहुत ज्यादा जाना भी नहीं है। तो टाइप ऑफ नल जो कि एक एक्चुअली में डेटा टाइप है नल, बट उसका यहाँ पे टाइप ऑफ ये ऑब्जेक्ट कैसे आ रहा है। तो ये एक्चुअली ना जावा स्क्रिप्ट का एक प्यारा सा बग है ठीक है, जो इन्होंने बहुत टाइम से पाल पोस के बड़ा किया है, तो अब इनका कोई इरादा नहीं है कि इसे हटाया जाए। तो एक्चुअली में ये बग है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बग है, आप गूगल पे सर्च करके देख लो। जावा स्क्रिप्ट ऐसा कह रहा है कि हमारा एक प्यारा सा बग है, इसे आप एक्सेप्ट कर लो, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो बेसिकली एक बग है, टाइप ऑफ नल आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है। तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है डेफिनेटली, मे बी अगर वो डेप्थ में जाना चाहे तो पूछ सकता है, हालांकि मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो नल भी समझ में आ गया, अनडिफाइंड भी समझ में आ गया। इज जावा स्क्रिप्ट स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज और डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। ऑब्वियसली स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज आपका C++, ये सारे लैंग्वेजेस होते हैं। ये तो आपका डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, यहाँ पे टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली आपका होता है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ टाइप ऑफ नल, तो हमने देख लिया नल का टाइप ऑफ आपका ऑब्जेक्ट आता है, ना कि नल। बाकी सब में ठीक है, बिग इंट का आपका बिग इंट ही आएगा, सिंबल में आपका सिंबल ही आएगा, नंबर में नंबर ही आएगा, बुलियन में आपका बुलियन ही आएगा, लेकिन इसमें आपका टाइप ऑफ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। बुलियन आपको मैंने दिखाया क्या, अब ये सारी चीज़ें आपको आप लोग खुद देख सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो ये है नहीं, मैंने एक बता दिया आपको, अब ये सारी चीज़ें देख सकते हो। बिग इंट और ये सारी चीज़ों में हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। लाइक मैं अगर नंबर में यहाँ पे एक बिग इंट में स्टोर कराना चाहूँ, बिग इंट कुछ भी यहाँ पे बेसिकली वैल्यू में स्टोर कराना चाहूँ, यहाँ पे इस तरीके से CLG नंबर और टाइप ऑफ नंबर, तो आप देखोगे यहाँ पे इसका टाइप ऑफ आ रहा है बिग इंट, तो इसमें बहुत बड़ा वैल्यू आप स्टोर करा सकते हो, कोई इशू नहीं है। हालांकि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल बहुत पावरफुल होता है, बहुत बड़े बड़े वैल्यू आप स्टोर करा सकते हो। तो बिग इंट भी एक उसी तरीके से है कि आप बहुत बड़ा इंटीजर वैल्यू आप स्टोर कराना चाहते हो अगर, तो आप बिग इंट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप इस तरीके से भी यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे n लिखा हुआ आ रहा है, 2 3 4 3 2 4 3 2, यहाँ पे ध्यान से देखो n लिखा हुआ आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका ये बिग इंट है, ठीक है। ऐसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका यहाँ पे ये आएगा। फिर सेम अगर आप ये भी देखना चाहो कि बुलियन क्या होता है, तो लेट इज लॉग्ड इन, ठीक है, इज लॉग्ड इन, यूज़र लॉग इन है या नहीं, तो फॉल्स अगर आप देखोगे CLG, तो इज लॉग्ड इन मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ तो फॉल्स आ रहा है। टाइप ऑफ अगर आप देखोगे इज लॉग्ड इन, तो यहाँ पे आपका बुलियन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत बेसिक है। अब ये तो सिंबल वगैरह में अभी जाते ही नहीं है बिल्कुल, सिंबल बिग इंट ये सारी चीज़ों में ज़रूरत के हिसाब से हम लोग यूज़ करेंगे उसको आगे, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली मेरी मान के चलो तो आप सिंबल और ये बिग इंट वगैरह अभी कम ही यूज़ करोगे, ठीक है। बहुत प्रोडक्शन अप्रोच आप मिलियंस में अगर यूज़र वगैरह आप ला रहे हो तो इन सारी चीज़ों का आप भर के यूज़ करते हो, मतलब बेसिकली जहाँ पे आपको प्रॉपर नीड पड़ती है उसकी तब। हालांकि स्ट्रैटेजी तो बहुत सारे हैं, एक चीज़ को करने का यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब बेटर स्ट्रैटेजी क्या है वो आपको सोचना पड़ता है। तो ये समझ में आ गया आपको, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड ए नंबर एंड ए स्ट्रिंग, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप एक स्ट्रिंग को एक नंबर के साथ ऐड करने की कोशिश करते हो तो नंबर आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है और आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग ही मिल रहा होता है, ठीक है। वहीं व्हाट इज टाइप कोर्जन, तो ये जो है ना, ये जो मेथड है, ये मेथड नहीं बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है आपका कि किसी दो वैल्यू पे आप ऑपरेशन कराने की कोशिश कर रहे हो एंड दोनों वैल्यू आपका डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का है, तो जावा स्क्रिप्ट अपने हिसाब से उन दोनों वैल्यू के डेटा टाइप को मैच करने के लिए एक वैल्यू के डेटा टाइप को चेंज कर देता है और वहां पे आपका ऑपरेशन परफॉर्म करा के कोई डेटा टाइप आपको दे देता है। तो वो आपका होता है कोर्जन का कॉन्सेप्ट, टाइप कोर्जन जिसे हम बोलते हैं। तो उसी का ये एग्जाम्पल है, मैंने माइनस वाला पे एक एग्जाम्पल दिया था, वो भी आपका टाइप कोर्जन ही है, ठीक है। तो ये भी आपका एक इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज टाइप कोर्जन। तो हाउ कैन यू मैनुअली कन्वर्ट ए स्ट्रिंग टू ए नंबर इन जावा स्क्रिप्ट, मैनुअली कैसे कन्वर्ट करोगे आप स्ट्रिंग को नंबर में। तो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। लाइक हम लोग प्रॉम्प्ट से जो वैल्यू ले रहे थे ना ब्राउजर में, प्रॉम्प्ट इंटर ए नंबर, तो वहाँ पे जो भी हम नंबर ले रहे थे ना वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में ही आ रहा था। तो स्ट्रिंग में अगर नंबर को मैं आपको चेंज करना है स्ट्रिंग को नंबर में, तो कैसे करोगे, तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही लेते हुए चलते हैं तो मजा आएगा। हालांकि एक एग्जाम्पल तो मैं आपको ये भी दे देता हूँ, लेट नंबर इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे दिया है 23
ठीक है, तो ये आपका एक स्ट्रिंग है, इसको आपको अगर नंबर में चेंज करना है तो नम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे आप लोग नंबर यूज़ कर सकते हो, नंबर, और उसके अंदर आप यहाँ पे नम डाल सकते हो। तो ये जो नम है जो कि बेसिकली एक स्ट्रिंग है, ठीक है, STR स्ट्रिंग, ये चलो बना देते हैं इसे, ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे ये बेसिकली एक नंबर है। तो इस स्ट्रिंग को हमने नंबर के अंदर रैप कर दिया तो ये बेसिकली आपका स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, आप देखो यहाँ पे नम आपका 23 आ रहा है और टाइप ऑफ अगर नम देखोगे आपका तो यहाँ पे नंबर आ रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे यूज केस इसका क्या है, तो यूज केस बेसिकली आपका डेटाबेस से जो वैल्यू आ रहा होता है ना, मोस्ट प्रोबेबली आपका स्ट्रिंग आ रहा होता है, या आप ब्राउजर से कुछ वैल्यू ले रहे हो, लाइक हमने लेट एक नंबर लेना चाहा ब्राउजर से, कुछ इस तरीके से प्रॉम्प्ट इंटर ए नंबर, हमने ब्राउजर से एक नंबर लेना चाहा तो यहाँ पे आपका नंबर नहीं आएगा, बेसिकली एक स्ट्रिंग आएगा। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ ब्राउजर में, तो कैंसिल करो, रिलोड करो, टाइप ए नंबर, मैंने डाला 23, ओके किया मैंने, तो 23 बेसिकली एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आपको अगर ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो इसको आपको नंबर में चेंज करना होता है, तो आप आगे में इस तरीके से नंबर में इसे इस तरीके से रैप कर दोगे तो ये आपका नंबर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 5 - 3, तो डेफिनेटली आपका अगर माइनस कर रहे हो तो आपका जो यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आपका नंबर में चेंज हो जाएगा, एंड क्योंकि ये नंबर में चेंज हो गया तो 5 - 3 आपका क्या होता है, 2 होता है, तो 2 आपका आउटपुट आ जाएगा। तो ये सारे बढ़िया क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, एंड मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस तरीके से आपको अभी तक नहीं मिला होगा। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये चीज़ आप मत कहना कि बहुत लेंदी आ रहे हैं वीडियोज़, एंड लेंदी देख के मुझे पता है कि व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं लेंदी वीडियोज़ पे, बट आप कहीं भी देख लो आप नहीं सीख पाओगे। अगर आपको प्रॉपर सीखना है ना, आपको 10-10 मिनट की वीडियो में वन शॉट में आप एक्सपेक्ट करोगे कि 5 से 6 घंटे में या 10 घंटे में मैं सीख जाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको या तो खुद से मेहनत करना पड़ेगा, एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप 10 घंटे में वन शॉट में पढ़ लिया आपने, या 10-10 मिनट 20-20 मिनट के आपने वीडियो से कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आप खुद से मेहनत कर रहे हो, खुद से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रीड कर रहे हो, वो एक बेटर अप्रोच है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके भरोसे आप रह गए एंड आगे आपने खुद से भी मेहनत नहीं किया, तो वो एक गलत है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको प्रॉपरली दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाए। और इन्होंने आवाज़ फिर से तेज कर दिया, ठीक है, तो अब जल्दी से निपटा देते हैं, हो ही गया हमारा। हाउ डू यू चेक द टाइप ऑफ ए वेरिएबल, तो ये क्या पूछ दिया मैंने लास्ट में यार। तो टाइप ऑफ का यूज़ करके, टाइप ऑफ एक बेसिकली आपका कीवर्ड है, तो टाइप ऑफ कीवर्ड का यूज़ करके आप चेक कर सकते हो कि कौन सा वेरिएबल आपके कौन सा डेटा टाइप का है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट डेफिनेटली, एंड इसके बाद अब डेफिनेटली कुछ नहीं है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली यहाँ पे और बहुत ही डेप्थ में हमने पढ़ा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, और डेफिनेटली आप कमेंट में बताना अगर आपको कुछ भी लगता है ऐसा कि कुछ गलत जा रहा है, या कुछ सीक्वेंस और ऐड होना चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट्स आना चाहिए, कुछ डिटेलिंग कुछ लगती है आपको कि कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो आप डेफिनेटली कमेंट में बताना। मैं अभी जो मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ ना, तो मैं डेफिनेटली मैं कमेंट पढ़ता हूँ आपके, मैं कमेंट पढ़ पढ़ के ही पूरा सीक्वेंस बेसिकली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाद की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, अगर कोई बाद में देख रहा है वो कमेंट कर रहा है तो ये ऑलरेडी उस समय तो कोर्स बन ही चुका होगा, तब तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अभी अगर आप लेटेस्टली कमेंट करते हुए चलते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप कोई टॉपिक बता रहे हो जो कि मैंने अपने सीक्वेंस में ऐड नहीं किया है, तो आप अगर बोलते हो कि वो टॉपिक मुझे ऐड करना है तो मैं ऐड करूँगा डेफिनेटली, ठीक है। ये प्रॉमिस है मेरा आपसे, वो डेफिनेटली मैं ऐड करूँगा, चाहे कितना भी वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो, कितना भी लंबा टॉपिक हो, डेफिनेटली वो ऐड होगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली मैंने ऐड कर दिया होगा, बट मे बी मुझसे मिस हो गया हो, आपने कह दिया मुझे याद आ गया तो मैं ऐड कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मजे करते रहो और डरो मत ठीक है, लंबे वीडियो से डरते हो ना, डरो मत, आराम से बैठो, प्रैक्टिकली करते हुए पढ़ते चलो, मजा आएगा आपको, आपको लगेगा कि आप डेवलपर बन रहे हो, फीलिंग आएगी आपको। जब आप प्रोजेक्ट बनाने लगोगे तो आपको और मजा आएगा, अरे ये तो हमने पढ़ ही रखा है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।